तो आप सर कोई हैंड्स ऑन क्लास रख सकते हैं कैंपस पे हमारे लिए? जी जी जी, मैं रमजान से पहले ही रखनी पड़ेगी, इंशाल्लाह रखेंगे। ठीक है। Let me just put that down. I'll just coordinate and tell you guys tomorrow क्योंकि कल जाना है कैंपस। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to be studying the Lambda architecture in detail. So उस केस में सबसे पहले you guys should know के what do you mean by real time batch and stream. So इन तीनों चीज़ों का क्या मतलब है? आजकल जो आपके पास डेटा सेट्स आ रहे हैं वो उसमें ये तीनों चीज़ें आ रही हैं। तो रियल टाइम का तो मतलब ये है कि आपको यू नीड टू रिस्पॉन्ड टू द डेटा इन रियल टाइम, यानी इमीडिएटली, वेरी इमीडिएटली। यानी जैसे लिखा हो ना, सेकंड्स और मिली सेकंड्स वाली कहानी है। तो लेट्स से कि कोई आपका कंट्रोल रूम है जिसमें डिफरेंट डिवाइसेस को आप मॉनिटर कर रहे हैं, एंड इफ द या डिफरेंट मशीन्स को मॉनिटर कर रहे हैं। तो अगर किसी भी मशीन का कोई टेम्परेचर जनाब ऊंच नीच हो जाती है तो फौरन उसको शट डाउन करने की ज़रूरत है। या फिर एरोप्लेन के अंदर अगर कोई सेंसर जो है उसकी रीडिंग एकदम से ख़राब हो जाए तो इमीडिएटली उस सिस्टम को शट डाउन करने की ज़रूरत होती है। इसको वी कॉल दैट अ रियल टाइम सिनेरियो। और इसमें जो मुश्किल काम है वो ये है कि ऑब्वियसली डेटा को एनालाइज करके एकदम से कुछ डिसीजन लेना, ये हमें अंदाज़ा थोड़ा सा अब हो ही गया होगा। That is not an easy thing to do because data requires time. So data ingestion requires time, data processing and storage requires some time, and data obviously analysis also uh, requires time to do. तो इस केस में फिर वी कैन अंडरस्टैंड कि हम इसमें कोई थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करेंगे चीज़ों को, कि बिल्कुल एब्सोल्युटली रियल टाइम में अगर आपको कोई चीज़ रिस्पॉन्स चाहिए तो दैट इज़ नॉट डिफिकल्ट, दैट इज़ नॉट ईजी टू इम्प्लीमेंट, and that might not have 100% accuracy as well unless it's a very small thing to do. So हमारे पास बिजनेस इंटेलिजेंस में आपको पता होगा कि हमारे पास रियल टाइम डैशबोर्ड्स का कॉन्सेप्ट है। और रियल टाइम डैशबोर्ड्स बेसिकली वो यही होते हैं कि वो अपडेट हो रहे होते हैं। लेकिन बीआई के अंदर भी आई मीन रियल टाइम डज नॉट मीन सेकंड्स और मिली सेकंड्स, दैट इज हार्डली द केस। बीआई में अगर रियल टाइम कोई चीज़ मॉनिटरिंग है तो एक दिन पे हो सकती है या चंद घंटों के बाद हो सकती है टिपिकली। एक सेकंड के बाद अपडेट होना ये हो सकता है, जैसे स्टॉक्स के केस में आप ये काम कर सकते हैं। रियल टाइम जो है स्टॉक्स अपडेट हो रहे होते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं और आप अपना सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं जिसमें रियल टाइम में आप स्टॉक्स को अपडेट करके दिखाएं। दैट इज़ वन एप्लीकेशन जो मुझे समझ में आती है रियल टाइम डेटा की। बाकी जितनी भी कॉर्पोरेट एप्लीकेशंस हैं, जैसा एग्रीकल्चर हो गया या इवन ई कॉमर्स हो गया, तो ई कॉमर्स में भी ये कहना कि पर सेकंड या पर मिली सेकंड मैं रिस्पॉन्स दे दूंगा, दैट जस्ट डज नॉट सीम टू मच कंफर्टेबल। ठीक है, तो ई कॉमर्स के अंदर भी जब आपके यूजर्स होते हैं तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूजर्स थ्रू डेटा एनालिटिक्स ओवर अ पीरियड ऑफ से सेवरल वीक्स और 1 वीक, और उसके बाद आप उनके लिए रिकमेंडेशंस जनरेट कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट कि आपको बिल्कुल 100% रियल टाइम में आपको फौरन रिस्पॉन्स देना है, ये आपका वहाँ पे गोल नहीं है। तो पता ये चला कि जो रियल टाइम सिस्टम्स हैं वो बड़े स्पेसिफिक और बड़े कंट्रोल्ड सिस्टम्स होते हैं, विच आर वेरी क्रिटिकल सिस्टम, जैसे जहाँ पे मिलिट्री सिस्टम्स हो गए या फिर कोई न्यूक्लियर रिएक्टर टाइप के सिस्टम्स हो गए, जहाँ पे आपको रियल टाइम परफॉर्मेंस को देखकर फौरन कोई एक्शन लेना है। स्टॉक्स में तो हमें कोई एक्शन नहीं लेना ना। स्टॉक्स में तो मतलब ये कहना आसान है कि स्टॉक्स रियल टाइम अपडेट हो रहे हैं, राइट। और जो ताकि मैं जो हूँ रियल टाइम ट्रेडिंग कर सकूँ, ये बेवकूफ़ी है। नो वन डज रियल टाइम ट्रेडिंग। जो भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर करते हैं, और वो भी डेटा एनालिसिस कम से कम बाजू का स्ट्रीम लेवल पे आता है, बाजू का बैच लेवल पे आता है। उसके मैथमेटिकल फार्मूलाज कंप्यूट होते हैं, वो एक लंबी चौड़ी कहानी है, उसमें पैटर्न्स निकाले जाते हैं।
ऐसा नहीं है कि आप रियल टाइम में चीजें देखेंगे और रियल टाइम में ट्रेडिंग करेंगे, सही है, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। So therefore, these are not very common here. ये इतने ज़्यादा, that's not a very common scenario for big data, and it is also not very easy to implement. तो I don't think so कि आप कभी भी इसको, इस चीज़ को इस लेवल के ऊपर देखेंगे, ठीक है। उसके साथ की जो कहानी है वो स्ट्रीम की है, स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो इसके अंदर ये होता है कि इट इज़ नॉट अ रियल टाइम रिक्वायरमेंट, बट इट इज स्टिल अ डेटा स्ट्रीम। और स्ट्रीम का मतलब ये है कि डेटा विच इज कमिंग टू यू पर यूनिट टाइम। आप इसको इस तरह समझ लें कि पर यूनिट टाइम जो है ना वो डेटा आपके पास आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आजकल के ज़माने में IoT इज़ अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर भी वो अब ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं काफ़ी जगहों के ऊपर। ड्रोन्स जो है ना वो क्रॉप्स के इमेजेस वगैरह लेके क्लाउड पर भेज देते हैं और क्लाउड पे फिर प्रोसेसिंग हो जाती है, जैसे अमेज़न के ऊपर आप कह लेंगे प्रोसेसिंग हो जाएगी, ठीक है। तो IoT में वी कैन इवन हैव IoT डिवाइसेस इन द हाउस। अब ये ज़माना भी बहुत करीब आ गया है, इवन पाकिस्तान के अंदर भी, कि आप IoT के सेंसर्स वगैरह ये ख़रीद सकते हैं, चाइना से मंगवा लें आप, और वो आप मुख्तलिफ डिवाइसेस के साथ जो अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करवा दें इलेक्ट्रिशियन से, तो यू कैन स्टार्ट मॉनिटरिंग द डिवाइसेस एट द स्ट्रीम लेवल। वी कैन कॉल दैट द नियर रियल टाइम। मैं ये नहीं कहता कि ये रियल टाइम है, वी कैन कॉल इट द नियर रियल टाइम, सही है। सो IoT seems to be a very good example of what is happening in the stream domain। और इसके अंदर ऑब्वियसली आजकल जब भी आप रियल टाइम की बात करेंगे या जब भी आप नियर रियल टाइम या स्ट्रीम लेवल की बात करेंगे, तो यू आर गोना हैव डैशबोर्ड्स। डैशबोर्ड्स के बगैर यू कैन नॉट मॉनिटर थिंग्स। तो अगर आप गूगल पे खुद सर्च करके देखें IoT डैशबोर्ड्स, यू आर गोइंग टू फाइंड लॉट ऑफ गुड डैशबोर्ड्स जो कि IoT डिवाइसेस की मॉनिटरिंग और उनकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट, डेटा परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो दैट इज समथिंग जो कि आप लोगों के भी यूजफुल चीज़ हो सकती है कंपनीज के अंदर, खास तौर पे क्योंकि IoT के स्टार्टअप्स तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में। तो यहाँ पर भी उसकी मांग अनकरीब शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो एनालाइजेस स्ट्रीमिंग क्रॉस डिवाइस डेटा इन नियर रियल टाइम, ये यहाँ लिखा भी हुआ है नियर रियल टाइम, ठीक है, मैंने बगैर देख के लिख दिया था। तो नियर रियल टाइम का मतलब है कि थोड़ा सा आपके पास डिले है, जैसे 1 दिन हो गया, 2 घंटे हो गए, 1 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद। तो इसके अंदर टेलीकॉम का डेटा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेलीकॉम में आपको पता है कि आपके पास इट्स ऑलमोस्ट रियल टाइम डेटा आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो स्ट्रीम तो है। तो टेलीकॉम इज़ एन एप्लीकेशन जिसमें लाजमी हमें स्ट्रीम लेवल के ऊपर एनालिसिस चाहिए होगा, क्योंकि यू डोंट वांट टू लूज एनीथिंग आउट। अगर आप कहते हो कि मैंने स्ट्रीम लेवल पे काम नहीं करना, मैंने बैच लेवल पे काम करना है, चुपके से पीछे जाके 2-3 हफ्ते लगा के मैंने काम करना है या 3-4 दिन लगा के काम करना है, तो इसका खतरा ये है कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन लूज आउट कर जाएंगे, कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपको अभी पता चल सकती है वो आपको 3 दिन बाद पता चलेगी। तो जाहिर सी बात है कि आप बिजनेस में पीछे, अपने डेटा के मुकाबले में पीछे जा रहे हैं। सो देयरफॉर सिर्फ बैच लेवल पे काम करना जैसा कि हम डेटा साइंस में करते हैं, वो एप्लीकेबल नहीं होगा रियल टाइम सिनेरियोज में या नियर रियल टाइम सिनेरियोज में। वी आर नॉट गोइंग टू लूज आउट ऑन द डेटा। तो हमें बेसिकली स्ट्रीम एनालिसिस हर हाल में चाहिए, ठीक है। तो वो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको उसके लिए एक पाइपलाइन बनानी पड़ेगी, डैशबोर्ड इम्प्लीमेंट होगा। अब आमतौर पे होता ही है कि कंपनीज इन हाउस जो है वो तो दे आर इम्प्लीमेंटिंग सम सॉर्ट ऑफ डेटा वेयर हाउस या फिर डेटा लेक, ठीक है। डेटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट जो है ना वो आप यकीन कीजिए कि अभी मुझे आई जस्ट मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे बताया, तो एक यहाँ पर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इट्स वेरी फेमस। तो उनके साथ उनका कोई प्रोजेक्ट किसी ज़माने में चल रहा था, तो वो बता रही थी कि सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम जो है वो डेटा वेयर हाउसिंग का है। दे एब्सोल्युटली डोंट हैव अ डेटा वेयर हाउस, ठीक है। और डेटा उनके पास सप्लाई चेन का डेटा आता है, दे डोंट हैव स्ट्रीमिंग डेटा।
बैच बेस्ड डेटा है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि हमें मशीन लर्निंग करके दे दो। उनकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें आप डेटा वेयर हाउस बना के दे दो, लैब क्यूब्स बना के दे दो, वेयर हाउस बना के दे दो। यानी वी नीड टू फॉर्म अ रिपोजिटरी जिसके थ्रू फिर हम बाद में एनालिसिस कर सकें हमारा रॉ डेटा बहुत ही गंदे फॉर्मेट के अंदर। तो दिस सीम्स टू बी अ बिग प्रॉब्लम इन पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज दीज डेज, टू मेक अ डेटा लेक और अ डेटा वेयर हाउस जिसके ऊपर आप वो एनालिसिस जो है वो जनरेट कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना ये मतलब दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट जो कि हमें पूरी करनी है। और इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अब आ चुकी हैं, बट दे आर नॉट दैट इजी टू लर्न। ठीक है, तो डेटा आउटपुट रेट मस्ट बी जस्ट एज फास्ट एज द डेटा इनपुट रेट। ऑब्वियसली सीधी सीधी बात है कि टेलीकॉम के कस्टमर्स का डेटा मेरे पास आ रहा है, लेट्स से कि आई एम गेटिंग अ ब्लॉक ऑफ डेटा पर मिनट, तो आई नीड एन एनालिसिस पर मिनट। तो उस जो ब्लॉक ऑफ डेटा आया है उसको अगले मिनट में एनालाइज करके मुझे बता दो, क्योंकि अगले मिनट में आपके पास दूसरा ब्लॉक ऑफ डेटा आ जाएगा। तो आपके पास एक डैशबोर्ड होगा जो कि स्ट्रीमिंग डैशबोर्ड होगा, और 2-3 डैशबोर्ड्स होंगे जो कि बैच लेवल डैशबोर्ड्स होंगे। सही है, तो इस तरह आपका वो पूरी बीआई के थ्रू आप सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट इजी टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, और तीसरी जो इसकी एग्जांपल बनती है वो ई कॉमर्स की एग्जांपल है, चाहे वो ई कॉमर्स हो या ई बिजनेसेस हों और ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज हों, ऑनलाइन इंश्योरेंस सर्विसेज हों, वो सारा ई कॉमर्स के डोमेन में आ जाता है। तो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सोशल नेटवर्क एनालिसिस भी इसी के ज़ुमरे में आ जाता है। बहुत सारे लोगों ने इसमें टूल्स बना लिए हैं, ट्विटर पे क्या हो रहा है इस वक्त, फेसबुक पे क्या लोग बात कर रहे हैं, ब्ला ब्ला। तो दैट इज ऑल कमिंग विद इन द डोमेन ऑफ स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये बस आप लोगों को याद रखना है। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपको पता चल गया है कि वो ज़रा क्रिटिकल लेवल की एप्लीकेशंस होती हैं, वो वेरी वेरी इनफ्रीक्वेंट एप्लीकेशन। ठीक है, लेकिन बहरहाल अब स्ट्रीम जो है ना वो आजकल के ज़माने में जो इवन जो आपका ऑपरेशनल डेटा है सेल्स का, जैसे वो इम्तियाज़ में हो रहा है या बिन हाशिम में हो रहा है, तो वो ऑपरेशनल डेटा भी जो है वो भी स्ट्रीम ही है, क्योंकि वो भी काफ़ी हाई स्पीड से आ रहा होता है। ये सुबह स्टोर खुलता है और 11-12 बजे के बाद लोग आना शुरू हो जाते हैं, शाम को ढेर सारे लोग आए होते हैं हर रोज़, तो वो भी स्ट्रीम ही है। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो बैच है। तो बैच का जो कॉन्सेप्ट था कम से कम डेटा की लेबलिंग के हिसाब से वो काफ़ी अब कम हो गया है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ नाउ कंसिडर्ड एज़ अ स्ट्रीम, कि ये भाई मेरे पास डेटा की स्ट्रीम आ रही है, मैंने ऑपरेशनल डेटा मेरा स्ट्रीम है, चाहे वो ऑरेकल में जा रहा है। ठीक है, वो तो आपकी अपनी सिलेक्शन है ना कि मैंने उसको ऑरेकल में डालना है। मे बी इट ऑल्सो नीड्स टू बी एनालाइज्ड इन रियल टाइम। अब ऑपरेशनल डेटा जो सेल्स का आ रहा है, व्हाई कांट वी एनालाइज दैट इन रियल टाइम? शुड बी एबल टू एनालाइज दैट इन रियल टाइम। क्योंकि इसमें ये तो बात कहना गलत है कि उसको तो हमें बैच लेवल पे करना है, उसमें मशीन लर्निंग का, मशीन लर्निंग तो यहाँ पाकिस्तान में लोग कर ही नहीं रहे। तो हमने अभी रिसेंटली सर्वे करवाया है, मतलब 50 कंपनीज का तकरीबन, तो उसमें तो बहुत कम एप्लीकेशंस हैं, कराची में कम से कम बात करो। इस वजह से एवरीथिंग इज नाउ कंसिडर्ड एज अ स्ट्रीम ऑफ डेटा। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है, आई होप दिस इज क्लियर। तीसरी जो चीज़ है वो बेसिकली बैच प्रोसेसिंग है। इस केस के अंदर बैच का आपको मतलब समझ आ ही गया है कि इस यहाँ पर और यहाँ पर डेटा की क्वांटिटी बहुत कम है जो एनालाइज करनी है, आप ज़्यादा एनालाइज कर भी नहीं सकते। बैच के अंदर आपके पास खुला खाता ये है कि यू कैन प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा ऑल एट वंस। तो एकदम से ही आपका क्या कहते हैं, जो लेट्स से कि टेराबाइट्स की हम बात कर लें, पीटाबाइट्स की बात करें, अब जैसे मशीन लर्निंग आपने करनी है, तो मशीन लर्निंग तो आपको अब समझ में आ गई होगी कि रियल टाइम में या नियर रियल टाइम में वो नहीं हो सकती, क्योंकि आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं अभी, तो इट्स नॉट एन ईजी थिंग। ठीक है, मशीन लर्निंग के अंदर आपके पास देर आर मेनी थिंग्स जो कि मशीन लर्निंग में आपको आपको करनी होती है। मतलब फॉर एग्जांपल, अच्छा वो अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता, फीचर सिलेक्शन करनी है, फीचर की इम्पोर्टेंसेस कंप्यूट करनी है, क्रॉस वैलिडेशंस करनी है, एल्गोरिथम्स देखने थे, आपको मशीन लर्निंग में पूरी पाइपलाइन बनानी पड़ेगी। पाइपलाइन बनाए बगैर आप जो है ना वो यू कांट एक्चुअली
you know, you can't do machine learning. So pipeline means time, right? So you need a large volumes of data. ये तो आपको पता चल गया होगा, ट्रेनिंग डेटा जो है if it is limited, तो मॉडल will not learn that good. ये तो आपको पता चल गया होगा ना कि ट्रेनिंग डेटा आपको अच्छा खासा चाहिए होता है, कम से कम 3 साल का डेटा चाहिए होता है अगर आपके पास टिपिकल ऑपरेशनल डेटा है। तो मशीन लर्निंग इज एन एप्लीकेशन जो कि प्योरली बैच लेवल पे आती है। इसका ऑनलाइन से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब ये तो आप ऑनलाइन कर ही नहीं सकते ना। आप क्लेम कर सकते हैं कि मैं ऑनलाइन मशीन लर्निंग कर रहा हूँ, लोगों ने किया भी हुआ है, लेकिन जो उसका तरीका है करने का वो बैच लेवल पर ही है, यानी सुकून से पीछे बैकग्राउंड पे जाके ढेर सारे डेटा के ऊपर। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा ऑल एट वंस। तो दैट मीन्स के बेसिकली टू थिंग्स, कि अगर मैंने डेटा वेयर हाउसिंग करनी है, तो लैब क्यूब्स वगैरह बनाने हैं, डेटा मार्ट्स बनानी है, या फिर मैंने मशीन लर्निंग करनी है, या फिर मैंने डीप लर्निंग करनी है, राइट? ये सब काम जो है ना, या फिर मैंने डेटा रैंगलिंग करनी है। तो ये सारे काम बेसिकली आपके बैच लेवल पे होंगे, एंड दैट मेन काम तो यही है जिसपे हम लोग इत्तेफा करते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि स्ट्रीमिंग की क्या जरूरत है। तो स्ट्रीमिंग की मैंने आपको मोटिवेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि स्ट्रीमिंग बेसिकली इज देयर टू मेक श्योर कि यू डोंट लूज आउट ऑन एनीथिंग। तो जब भी आप अपना कोई आर्किटेक्चर बनाएंगे बिग डेटा के ऊपर, आपको ये दो चीजें सामने रखनी होंगी कि बैच में क्या चाहिए और स्ट्रीम में क्या चाहिए, और अगर ऐसी एप्लीकेशन है तो रियल टाइम में क्या चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि एग्रीकल्चर, फाइनेंस और ये जो आपके हेल्थ केयर के अंदर, टेलीकॉम के अंदर, आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई रियल टाइम सिनेरियो मिलेगा। तो बेसिकली यू हैव टू लुक एट बोथ बैच एंड स्ट्रीम, और आपको ये दो अलग अलग सर जी सर एक्चुअली बैच प्रोसेसिंग में आमतौर पे हम जब सारी एक्टिविटी करते हैं, डेटा रैंगलिंग और ये सब काम करने के बाद, हम जो एग्जिस्टिंग पैटर्न्स होते हैं वो बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि उस डेटा में क्या थे। स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग के अंदर जो है, क्योंकि ऑलमोस्ट नियर रियल टाइम डेटा हमारे पास आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली पैटर्न्स तो अननोन होंगे। तो इसका कोई टारगेट होता है कि अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बिल्ड हो जाए तो ऑब्वियसली रियल टाइम का मकसद कुछ ऐसा ही होगा कि आपने कोई इमीडिएट रिमीडियल एक्शन भी लेना है या कोई भी एक्शन लेना है। तो क्या हमें नॉन होता है कि क्या पैटर्न्स होंगे, तो उस केस में हमें किसी किस्म के कोई एक्शन लेना पड़ेगा, या उसमें भी हम जो है बैच प्रोसेसिंग की तरह ही मैनुअली आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न्स को? ये अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है कि पैटर्न्स हम निकालते हैं प्राइमरीली बैच प्रोसेसिंग के अंदर। जो पैटर्न्स का जो लफ्ज़ है ना, वो ज़्यादातर हम मशीन लर्निंग और वेयर हाउसिंग से एसोसिएट करते हैं। नियर रियल टाइम के अंदर हम ये कर रहे होते हैं कि एवरी बिजनेस हैज़ अ सेट ऑफ KPIs, जो कि उस बिजनेस के दुनिया में ग्लोबली एक्सेप्टेड KPIs होते हैं। तो नियर रियल टाइम में हम ये कर रहे होते हैं कि हम उन सिर्फ KPIs को टाइम के क्रॉस प्लॉट करके लाइन चार्ट्स के ऊपर देख रहे होते हैं, या एरिया चार्ट्स के ऊपर देख रहे होते हैं, या एक ही चार्ट के ऊपर मल्टीपल एरिया चार्ट्स लगा के पैटर्न्स चेक कर रहे होते हैं उन KPIs के। वी डू नॉट हैव द टाइम टू फोकस ऑन थ्रूपुट, कि कितना मुझे फायदा हुआ डेटा से। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम सुपरफिशियल लेवल के ऊपर कुछ चंद स्टैंडर्ड KPIs को मॉनिटर कर लें और डैशबोर्ड पे उसको हम दिखा दें। दैट इज ऑल वी कैन डू। इससे ज़्यादा का काम करना जो है ना, वो फिर इट विल नॉट बी अ रियल टाइम थिंग, इट विल बी अ बैच लेवल थिंग। क्योंकि आप जितना ड्रिल डाउन करेंगे स्ट्रीमिंग डेटा के ऊपर, उतना ही आपको टाइम ज़्यादा चाहिए होगा और उतना ही क्वांटिटी चाहिए होगी। अब वेयर हाउसिंग में और मशीन लर्निंग में आमतौर पे आपको 1 से 3 साल का डेटा चाहिए होता है, तो जाहिर सी बात है वो हम स्ट्रीम पे तो कर नहीं सकते। तो पैटर्न्स का मतलब ये होता है कि मशीन लर्निंग बेसिकली पैटर्न्स निकालती है कि आउटपुट इनपुट एसोसिएटेड किस तरह है, उसको पैटर्न कहते हैं। वेयर हाउसिंग पैटर्न निकालती है कि डायमेंशन के क्रॉस सेल्स कैसे वेरी कर रही हैं। इसी तरह डेटा रैंगलिंग में हमें पैटर्न्स पता चलते हैं। डेटा रैंगलिंग को हम डेटा माइनिंग भी कहते हैं, ये आपको शायद पता होगा। डेटा माइनिंग की जो टर्म इस्तेमाल होती थी किसी ज़माने में, वो बेसिकली रैंगलिंग का काम था, जिसके अंदर आप बाज़ औक़ात मशीन लर्निंग भी एल्गोरिथम यूज़ करते थे, जैसे डिसीजन ट्री हो गए, या फिर के नियरेस्ट वो हो गया, के मीन्स हो गया।
के मीन्स और डिसीजन ट्री बेसिकली रैंगलिंग के एल्गोरिथम्स हैं जो डेटा के बारे में आपको चीज़ें बताते हैं कि आपके डेटा में कितने अच्छे क्लस्टर्स बन सकते हैं, कस्टमर्स किस तरह ग्रुप हो सकते हैं। डिसीजन ट्री आपको पैटर्न्स बताएगा कि जो क्लास लेवल है या कोई भी स्ट्रिंग लेवल है, उसके लिए दूसरे एट्रीब्यूट्स किस तरह उसको जनरेट कर रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ पैरामीटर्स है जिसकी वजह से ये वाला कॉलम आ रहा है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इस कस्टमर को डिफॉल्ट की रेटिंग में डाल दो, तो डिसीजन ट्री आपको बताएगा कि भाई अगर कस्टमर मेल है, उसकी एज इतनी है, इतने साल हो गए हैं, इतने डिपॉजिट करता है, इतना फैमिली सिचुएशन है उसकी, तो फिर उसको डिफॉल्ट में डाल दो। उस रूल को फॉलो करके हम डिफॉल्ट में डाल सकते हैं। तो कहने का मकसद है, जो आपने पैटर्न्स का नाम लिया ना, तो पैटर्न्स टिपिकली हम बैच लेवल से ही एसोसिएट करते हैं। पैटर्न्स हम रियल टाइम में हम नहीं कर, रियल टाइम में हमारे पास हर डोमेन के अपने केपीआईज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। हर डोमेन के केपीआईज पूरी दुनिया में जो चलती हैं डोमेन्स, उनके केपीआईज जो मेन केपीआईज हैं जिस पे बिजनेस रन करता है, वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अगर आपको ये देखना हो ना, तो आप इस वेबसाइट पे चले जाइएगा, डेटा पाइन। इन्होंने केपीआईज की एक लिस्ट बनाई है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वो हाँ, ये आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने ये देखें, ये आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। ये डेटा पाइन की हैं, केपीआईज बाय फंक्शन, बाय इंडस्ट्री। आप देख लें, अब आप यहाँ पर आ जाएं, सप्लाई चेन में आ जाएं, लॉजिस्टिक्स में, तो ये देखें आप, शिपिंग टाइम, ऑर्डर एक्यूरेसी, डिलीवरी टाइम, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेयरहाउसिंग, इन्वेंट्री एक्यूरेसी। अब इसका क्या मतलब है, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर डिफाइन की हुई है। डैशबोर्ड्स भी इनके सारे वो बने हुए हैं किस तरीके से आपने करना है। तो ये डेटा पाइन इज अ वेरी गुड वेबसाइट जिसमें आपको बीआई का बहुत जबरदस्त नॉलेज मिल सकता है। तो इसके थ्रू आप चीज़ों को जो है ना वो समझ सकते हैं। तो बाय प्लेटफॉर्म आप देख लें तो फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, अगर आप ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, सेल्स फोर्स, ज़ेनडेस्क वगैरह, तो इन पे क्या क्या केपीआईज होते हैं। फॉर एग्जांपल जो लोग फेसबुक पे बिजनेसेस अपने रन कर रहे हैं, उनके क्या मैट्रिक्स हैं, नंबर ऑफ फैंस, फॉलोअर डेमोग्राफिक्स, पेज व्यूज, एक्शंस ऑन पेज, ब्ला ब्ला ब्ला, क्लिक थ्रू रेट। तो ये इन्होंने बेसिकली बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इन्होंने स्टैंडर्डाइज करके बना दिया है। तो फाइनेंस में देख लें आप, मार्केटिंग में देख लें कि क्या चक्कर चल रहा है, ये मार्केटिंग वालों के लिए ज़बरदस्त है। तो अब आपको बेसिकली ये इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रियल टाइम में आप मेजर कर सकते हैं। जैसे कॉस्ट पर एक्विजिशन तो रियल टाइम वाली कहानी नहीं है, ठीक है। आई डोंट नो, आरओआई भी रियल टाइम की कहानी नहीं है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का लैंडिंग पेज कन्वर्जन, कॉस्ट पर क्लिक, दिस कुड बी समथिंग, बाउंस रेट इज समथिंग जो कि नियर रियल टाइम में मेजर हो सकता है कि कस्टमर का बाउंस रेट क्या चल रहा है, जो कि आप हर 1 घंटे के बाद मेजर कर सकते हैं। एंगेजमेंट रेट क्या चल रही है, लीड्स कितनी आ रही हैं, लीड्स का तो पता होगा ना आपको। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट लीड्स, राइट। तो एक तो वो विंडो शॉपर होता है, विंडो शॉपर से लीड्स बनती हैं, लीड से फिर विंस बनती हैं कि वो आपकी वेबसाइट पे आके जो ना उसने खरीद लिया तो वो विन हो गया, ठीक है। तो आई होप कि दिस इज जी, इसके बारे में और कोई सवाल हो तो कोई पूछ लें अभी। सर जस्ट फॉर टू क्लैरिफाई माय अंडरस्टैंडिंग, मैं एक एग्जांपल अगर तो मुझे समझ में आ रही थी। फॉर एग्जांपल हमारे जिस तरह जो हमारा बिजनेस केस है उसमें हम एटीएम कंट्रोलर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब उसमें एक रिप्लेनिशमेंट का केस होता है। फॉर एग्जांपल एटीएम में कैश कितना रह गया है, या एटीएम का रिसीट प्रिंटर कितना इस्तेमाल हो चुका है और अब फर्दर कितनी रिसीट्स और प्रिंट हो सकती हैं, या एटीएम के अंदर कितनी इंक रिसीट प्रिंटर की बाकी है। ये सब चीज़ें हम क्या कह सकते हैं कि स्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट होंगी, जो नियर रियल टाइम पे देख रहा होगा कि कितना यूज हो गया और कितना बाकी है। बिल्कुल, ये ये सही एग्जांपल है? बिल्कुल, ये आप एक इसका डैशबोर्ड बना लें
पावर बीआई पे या जिस पे भी बना लें, इसका एक डैशबोर्ड बना लें जो कि हर 15 मिनट के बाद अपडेट हो। बिल्कुल ओके। ये नियर रियल टाइम की एग्जाम, क्योंकि आप देख रहे हैं एटीएम की यूजेज तो मुस्तकिल चल रही है ना। जी जी। एटीएम में तो यही होता है कि भाई कैश, अगर कैश नहीं होता तो यूजर्स की डिससेटिस्फेक्शन बहुत जल्दी बढ़ती है। एग्जैक्टली। तो तो इसलिए इसको हम नियर रियल टाइम में ही लाएंगे। हाँ 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 बिल्कुल, ये दिस इज एब्सोल्युटली अ ओके। नियर रियल टाइम सिनेरियो। मैंने भी एटीएम्स के ऊपर काम किया हुआ है कोई 10 साल पहले ना। मेरे अडेप्टिव ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स हमने बनाई थी, तो प्रोसेस माइनिंग करके ना उसमें एटीएम के डैशबोर्ड्स को अडेप्टिव किया था, तो वो भी एक काम था। तो ये चीज बैच लेवल की नहीं है, नियर रियल टाइम। बैच लेवल पे ये होगा कि आप ये देखें कि एटीएम पे पूरा दिन क्या हुआ, सही है। लेकिन जी जी। एटीएम एक्चुअली हाँ बैच लेवल पे हमारा जो मुझे समझ में आ रही थी सेम सिनेरियो में, वो ये था फॉर एग्जांपल जब इवेंट्स होते हैं लाइक ईद हॉलीडेज हैं, उस पे छुट्टियां होती हैं, तो बैंक को ये देखना होता है कि हमारे ईद की हॉलीडेज में कितनी कैश की रिक्वायरमेंट होती है एटीएम पे, और किस ब्रांच की एटीएम पे कितनी रिक्वायरमेंट होती है। ये सब चीज़ें आई थिंक वो शायद बैच प्रोसेसिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ज़ाहिर है छुट्टी आपका वाले जो दिन कैश ये फिल जो करने तो बैच, नहीं आएगा। जी 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 बिल्कुल। बैच में आपका जो काम है ना एटीएम का, वो बेसिकली डेटा वेयर हाउसिंग का काम है। हम्म। अगर आपका डेटा वेयर हाउस बना होगा तो आप मुख्तलिफ डायमेंशंस पे ये चेक कर सकते हैं कि कैश कब कम होता है, कब ज़्यादा होता है। मसलन छुट्टियों की आपने बात की तो वो टाइम है, तो टाइम इज़ अ डायमेंशन। तो टाइम के क्रॉस अगर आपके पास डेटा मार्ट बनी हुई है, तो आप मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स डाल के देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, दैट इज़ अनदर डायमेंशन, मेरा एटीएम मशीन्स में कैश कब कम हुआ, कब ज़्यादा हुआ। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली अ डेटा वेयर हाउसिंग स्लैश बीआई प्रॉब्लम, जिसके ऊपर आपको आराम से पता चल सकता है कि मेरे मुख्तलिफ रीजन्स में एटीएम मशीन्स का बिहेवियर क्या है। इसके लिए ओके। आपको मशीन लर्निंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दिस इज़ नॉट अ मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। और अगर आप कहेंगे कि इसको हम वो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग कर लें, कि मैं ये प्रिडिक्ट कर दूं कि एटीएम का जो कैश यूजेज क्या होगा, तो दैट आल्सो डज नॉट मेक सेंस बिकॉज देयर आर सो मेनी एटीएम्स फॉर अ गिवन बैंक। तो अगर आप एक पूरे डिपार्टमेंट के लिए सेल्स प्रिडिक्ट करें तो समझ में आती है, सेल्स फोरकास्ट करते हैं। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर मशीन के लिए करने बैठ जाएंगे फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है, वो तो इतने सारे मॉडल्स आपको बनाने पड़ जाएंगे, तो दैट डज नॉट मेक लॉजिकल सेंस कि आप इतनी 200-250 एटीएम्स के लिए हर एक के लिए अलग अलग फोरकास्ट कर रहे हैं कि कितना यूसेज होगा कैश का, ताकि आप ये प्रिडिक्ट कर सकें कि कैश खत्म कब हो जाएगा। उससे बेहतर ये है कि आप डेटा वेयर हाउसिंग या बीआई के थ्रू आप उसको अच्छी तरह समझ लें, ड्रिल डाउन करके ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स के एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर मेरा पैटर्न क्या है यूजेज का। तो यस, दैट इज अ बैच लेवल प्रॉब्लम, लेकिन मॉनिटरिंग द इंक एंड दोज थिंग्स, दैट इज अ रियल टाइम प्रॉब्लम। अच्छा, अब एक सेकेंड जरा। तो lambda architecture is a very complicated architecture for processing big data. uh, इसका बेसिकली मकसद, तो ओरिजिनल मकसद ये था कि इट इज डिजाइन टू हैंडल massive quantities of data, and when you talk about massive quantities of data, then obviously the second thing that should come to your mind is Hadoop. ठीक है, तो the only architecture जो कि ओपन सोर्स लेवल के ऊपर आपको मैसिव क्वांटिटीज ऑफ डेटा प्रोसेस करने में हेल्प करता है, दैट इज बेसिकली हडूप। लेकिन लैम्डा के अंदर हम दोनों काम कर रहे हैं, हम बैच भी कर रहे हैं और स्ट्रीम भी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें हडूप का चक्कर ये है कि वी टॉक्ड अबाउट दी हडूप फ्रेमवर्क सेवरल टाइम्स। तो वी नो कि उसके अंदर एक फाइल सिस्टम होता है। फाइल सिस्टम बेसिकली मीन्स कि जो भी आप उसको डेटा देंगे, टेराबाइट्स ऑफ डेटा देंगे, तो इट्स गोइंग टू ब्रेक दैट अप इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड स्प्रेड इट ओवर द क्लस्टर। और ये बात हमें पता है कि हडूप जो है वो पीटाबाइट लेवल तक बड़े आराम से आपका डेटा एनालाइज कर सकता है, लेकिन बैच लेवल के ऊपर। ठीक है, और हडूप के जो रिसोर्स मैनेजर है उसका नाम है यार्न, येट अनदर रिसोर्स नेविगेटर। तो वी ऑल्सो नो कि ये हडूप ओपन सोर्स है, इट्स फ्री,
एंड वी नो कि इसमें आपको कमोडिटी हार्डवेयर होता है, इसके अंदर फॉल्ट टॉलरेंस होती है। ये कुछ हडूप के कुछ स्टैंडिंग जो आउटस्टैंडिंग जो ट्रेड्स हैं वो ये हैं, ठीक है। वी ऑल्सो नो कि हडूप का एक इकोसिस्टम है जिसमें हाइव है और एचबेस है और आई डोंट नो स्पार्क है और अपाची डेज है, बहुत कुछ है उसके अंदर। तो हम हडूप के ऊपर बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मसला ये है कि हडूप was designed to be a batch based system, ठीक है। और हडूप के जो डिसएडवांटेजेस 15 साल पहले थे वो आज भी हैं। हडूप के जो डिसएडवांटेजेस 15 साल पहले थे वो फ्रैंकली आज भी हैं। और मज़े की बात यह है कि हडूप की ट्रेनिंग्स बहुत हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने हडूप के बारे में पढ़ाया है, बताया है, सर्टिफिकेशंस दी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हडूप का जो स्किल सेट है ना, दैट इज़ नॉट ईजी। जो हडूप को इंस्टॉल करना और हडूप को कॉन्फ़िगर करना और फिर हडूप को चलाना, तो इसकी सर्टिफिकेशंस बहुत कम है। इस पे कुछ क्लाउडेरा वालों ने काम किया था और जब हॉर्टनवर्क्स था कंपनी, हॉर्टनवर्क्स वालों ने इस पे बहुत काम किया था। और फिर ये हुआ कि क्लाउड वाले बीच में आ गए। तो क्लाउड वालों ने किया ये कि हडूप को उन्होंने पकड़ा और इम्प्लीमेंट किया और लोगों से कहा भाई हमसे चीज़ें खरीद लो, हमने हडूप इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो ये काम उन्होंने 2008-9 में शुरू कर दिया था अमेजॉन वालों ने। फिर उसके बाद एज्योर वाले भी बीच में आ गए, गूगल भी आ गया और अब IBM का क्लाउड भी आ गया। तो अब आजकल जो कन्फ्यूजन हो रही है वो ये हो रही है कि हडूप की एप्लीकेशंस जो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं, ऑल्दो लोगों ने POCs बहुत ज़्यादा करवाए हैं, और हडूप पे हमने कम से कम रिसर्च में ये देखा है कि हडूप के ऊपर इतना काम नहीं हो रहा। एक पेपर्स के अंदर ना हैं पेपर्स, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इतना काम नहीं कर रहे जितना कि दूसरी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो उसकी बेसिकली वजह यही है कि हडूप को चलाना बड़ा मुश्किल काम है। तो उसके लिए आपको बिग डेटा का नॉलेज चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आपको डेवलपमेंट आनी चाहिए, आपके पास लिनक्स का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो ये मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं चीज़ें ना, तो इसकी जो प्रैक्टिकल जो सिनेरियो है ना इस वक्त, वो बड़ा डिफरेंट है। अच्छा, पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है? अगर आप कहते हैं, देखें अब अगर कोई बैंक है ना, तो बैंक को बड़ा बैंक है, जैसे मिजान बैंक है या HBL लेवल का बैंक है या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, या फिर आप कह लें कि आई डोंट नो JS बैंक है, इंटरनेशनल जो बैंक्स हैं, मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, व्हाट दे नीड नाउ इज अ डेटा लेक, ठीक है। उनको डेटा लेक्स की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। ये आपको पता है अब डेटा लेक्स क्या होती हैं। तो दे नीड डेटा लेक्स इम्प्लीमेंटेशन जिसके ऊपर वो रॉ डेटा स्टोर करके वहां से फिर डिफरेंट एनालिसिस बिग डेटा के कर सके, बट दे डोंट हैव इट, ठीक है। द ओनली वन हु हैज इज HBL। बाकी मिजान वालों का तो वेयर हाउसिंग का ही मेरे ख्याल में अभी तक सिलसिला चल रहा है, ठीक है। तो इफ यू कंपेयर दैट विद वेयर हाउस, तो डेटा वेयर हाउस इज ऑल्सो अ गुड रिपोजिटरी ऑफ डेटा टू हैव। डेटा लेक के अंदर रॉ डेटा होता है, वेयर हाउसिंग के अंदर क्लीन डेटा होता है। ये बेसिक फर्क तो ये है। डेटा लेक एक बहुत बड़ी चीज होती है, डेटा वेयर हाउस के मुकाबले में इसका साइज कम होता है, ठीक है। तो अब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो SAP का डेटा वेयर हाउस सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करवा लेंगे, ठीक है, या Oracle का वेयर हाउस सोल्यूशन Oracle वालों से इम्प्लीमेंट करवा लेंगे। बहरहाल आपको इन दोनों चीजों में से कोई चीज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये मेन चीज है। डेटा लेक्स पे अगर आप जाते हैं तो डेटा लेक्स आर directly correlated with Apache Hadoop. It is not possible to make a data lake without using data Apache Hadoop. कोई बंदा MongoDB पे अगर डेटा लेक बनाना चाहता है तो बना ले, उसमें कोई ऐसा इतना बड़ा मसला नहीं है, MongoDB पे बना ले, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन जो टिपिकल जो रिकमेंडेड चीज़ है वो Hadoop ही है इस वक्त, ठीक है। तो मकसद कहने का ये है कि Hadoop एक बड़ी यूजफुल चीज़ है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान है नहीं।
and that has demotivated many people not to use it because it is very difficult to implement and very difficult to maintain. लिहाजा अब दुनिया में कसीर तादाद में लोग जो हैं वो क्लाउड की तरफ चले गए। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है ना वो इस वक्त क्लाउड में चले गए हैं और वो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज ले लेते हैं। तो बाहर के मुल्कों में लोग अपनी पूरी पूरी डेटा लेक्स क्लाउड के ऊपर बनवा रहे हैं, अमेजोन वालों से या एज्योर वालों से। ठीक है, और गल्फ के अंदर भी इसका ट्रेंड जो है ना वो शुरू हो चुका है। आप इसकी कुछ थोड़ा सा स्टडी आप करके देख सकते हैं कि ये किस तरीके से होगा। आप इसकी थोड़ी बहुत स्टडी करके देख सकते हैं कि ये लोग इसको किस तरीके से कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि दिस इज द करंट सिनेरियो जो कि मैंने आपके सामने इस वक्त रखा है। एज अ बैंक, एज एन इंटरनेशनल बैंक, you might decide to go directly to the cloud and not do an in-house implementation of Hadoop। सही है। जहां तक बात रही लैम्डा आर्किटेक्चर की, तो लैम्डा आर्किटेक्चर के लिए वही पॉलिसी है जो मैंने आपको बताई है। कि पॉलिसी ये है कि अगर आप इसको इन हाउस कर सकते हैं तो आप कर लें, नहीं तो आप क्लाउड पे चले जाएं। तो आपको आराम से लैम्डा आर्किटेक्चर जो है ना वो क्लाउड वेंडर्स जो है ना वो आपको लैम्डा आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट करके दे देंगे। बल्कि अब तो क्लाउड सर्विसेज में अब ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि आपको शायद लैम्डा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि वो उनका एक टूल होगा जिसमें रियल टाइम आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं, एक टूल होगा जिसमें आप बैच प्रोसेसिंग कर सकते हैं, और एक टूल होगा जिसमें आप तीनों को कंबाइन कर सकते हैं, दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो ये लैम्डा आर्किटेक्चर तो इसी तरह बन गया। तो आपको अलग से कोई आर्किटेक्चर क्रिएट करने की शायद ज़रूरत भी ना हो। अगर इससे काम नहीं चलता तो फिर आपको करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ज़्यादातर इस वक्त जो हमारा बैलेंस आ रहा है वो क्लाउड की तरफ आ रहा है। एंड दैट इज़ वाई आई बिलीव के not going on the cloud is a big way, is a big impediment to Pakistan's success, especially जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसके लिए मैं खास तौर पे ये बात कर रहा हूँ कि होल हार्टेड क्लाउड की एक्सेप्टेंस अभी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। फाइनेंशियल सेक्टर इज द ओनली सेक्टर जिसके पास इतने पैसे हैं कि वो एनालिटिक्स के सारे काम करवा सके। बाकी कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता इतना ज़्यादा, इवन इंक्लूडिंग सप्लाई चेन वाले भी नहीं करना चाहते, क्योंकि somehow they don't see the need for that। इतना ज़्यादा उनकी वो उनका वो नहीं है कि भाई हम बहुत होल हार्टेड बड़े बड़े एनालिटिक्स के इनिशिएटिव्स लॉन्च करें। बैंकिंग के अंदर इतना कंपटीशन है और इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल कैश फ्लोज हैं कि वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। इट इज़ नॉट हैपनिंग कि क्लाउड पे जाके चीज़ों को बड़े आराम से कन्फिगर करके और जनाब उसको कर लिया जाए। इट्स नॉट ईजी, क्योंकि उसकी फिजिबिलिटी स्टडीज़ नहीं है, उसका एनालिसिस नहीं है जिसके ऊपर बैंक्स की अडॉप्शन रेट बढ़ सके। बैंक्स के पास टाइम नहीं है ये काम करवाने का। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है ना इस वक्त बड़ी आराम से उसमें जाती जा रही हैं, बादल के अंदर जा रही हैं। ये लैम्डा आर्किटेक्चर हो गया, कापा हो गया, अब ये बादल में जा रही हैं पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि ये चीज़ें गुजर जाएंगी और पाकिस्तान नहीं करेगा तो टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी जी सर। तो लैम्डा आर्किटेक्चर में आप दोनों काम कर रहे होते हैं, बैच भी कर रहे हैं और स्ट्रीम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रिटर्न की हम टेकिंग एडवांटेज, तो हम इसमें एडवांटेज लेते हैं दोनों चीज़ों का, जिसमें हम बैच लेवल पर भी जा रहे हैं और स्ट्रीम लेवल पर भी जा रहे हैं। तो बेसिकली दैट मीन्स कि हमें दो अलग अलग पाइपलाइंस डेवलप करनी पड़ेंगी। ये बैच लेवल के लिए पाइपलाइन होगी और एक पाइपलाइन जो है ना मेरी स्ट्रीम लेवल के लिए होगी। ठीक है, तो दिस अप्रोच टू आर्किटेक्चर बैलेंसेस द लेटेंसी। लेटेंसी क्या होती है कि किसी किस्म का जो डिले आता है सिस्टम के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि अगर आप किसी को आपने पार्सल भेजना है तो उसमें डिले आता है, 3 दिन बाद पहुंचेगा, 2 दिन बाद पहुंचेगा। अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो कॉल थोड़ी देर में कनेक्ट होती है, उसको हम लेटेंसी कहते हैं। नेटवर्क की ट्रैफिक है, इंटरनेट स्लो चल रहा है तो आपको वॉइस लेट आती है, दैट इज कॉल्ड लेटेंसी। तो जहाँ पर भी बिग डेटा सिस्टम्स होंगे
वहां पर बेसिकली आपकी लेटेंसी मौजूद होगी। तो इसमें आपकी क्या होती है कि लेटेंसी के अंदर ना बैलेंस आ जाता है, ठीक है, और थ्रूपुट एंड फॉल्ट टॉलरेंस। तो इन तीनों चीज़ों के दरमियान जो है आपका जो है ना वो एक खेल चल रहा होता है कि लेटेंसी भी होगी, आपका थ्रूपुट भी होगा। थ्रूपुट का मतलब ये होता है कि कितना ऑपरेशंस पर सेकंड आप परफॉर्म कर रहे हैं, एनालिसिस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम थ्रूपुट कहते हैं। तो और फॉल्ट टॉलरेंस भी हडूप की होगी। तो ये तीनों चीज़ें टाइम मांगती हैं, तीनों चीज़ें जो है ना वो अपना इनकी एग्जिस्टेंस होती है सिस्टम के अंदर। तो इनके दरमियान एक बैलेंस आ जाता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पे लेटेंसी ज़्यादा हो जाती है तो किसी दूसरी जगह पे थ्रूपुट बढ़ जाएगा। लेटेंसी ज़्यादा होगी तो काम डिले होगा, लेकिन किसी दूसरी जगह पे थ्रूपुट बढ़ जाएगा आपका। अगर फॉल्ट टॉलरेंस से डिलेज आते हैं तो थ्रूपुट की वजह से वो डिलेज मिटिगेट हो सकते हैं। तो इस तरह तीनों चीज़ें एग्जिस्ट तो कर रही हैं, लेकिन तीनों अब मिल के फ़ायदा दे देती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको हम किस तरह करते हैं कि बैच प्रोसेसिंग में हम बैच डेटा के क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव व्यूज देते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब बेसिकली ये है कि जैसे डेटा वेयर हाउसिंग लेवल पे, जैसे अभी हमने एटीएम की एग्जांपल ली है, इसी तरह मैं टेलीकॉम लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर कस्टमर्स को समझ सकता हूँ, ठीक है, कि किस रीजन के अंदर किस किस्म के कस्टमर्स किस किस्म के कॉलिंग पैटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, जो कि मुझे वेयर हाउसिंग से, बीआई से या मशीन लर्निंग से पता चल सकता है। इसी तरह मार्केटिंग वालों के लिए मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मुझे किन कस्टमर्स को टारगेट करना चाहिए। तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के बाद होगा, और जितना कॉम्प्रिहेंसिव होगा उतनी ही चीज़ें आपकी एक्यूरेट होंगी। जाहिर सी बात, एक चीज़ को आप सुकून से करोगे, तोड़ तोड़ के करोगे, उसमें एक्यूरेसी आएगी। उसके साथ पैरेलल के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, रियल टाइम स्ट्रीम प्रोसेसिंग प्रोवाइड व्यूज ऑफ ऑनलाइन डेटा। ये अब आपको समझ में आ गई होगी। जैसे हमने टेलीकॉम की मिसाल ली, तो टेलीकॉम में रियल टाइम क्या चीज़ है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग लेवल पे ये है कि भाई ट्रैफिक को मैंने देखना है, मेरे पास कुछ केपीआईज हैं और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी सब्सक्रिप्शन जो है वो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो हर 1 घंटे में कैसे वेरी कर रही हैं, सही है। या मैं चर्न रेट देखना चाहता हूँ कि 1 घंटे में एंगेजमेंट कितनी हुई, चर्न कितना हुआ, और कितने नंबर ऑफ मैसेजेस आए। अब आजकल के ज़माने में जैसे व्हाट्सएप ने जो एसएमएस है उसको तकरीबन ख़त्म कर दिया है, तो दैट्स अ सोर्स ऑफ कंसर्न जो कि आप रियल टाइम में आपको देखने की ज़रूरत है। इसी तरह इंश्योरेंस वालों के लिए रियल टाइम में आप देख सकते हैं कि जो एजेंट्स आपके मार्केट में फील्ड में गए हैं, ठीक है, वो एजेंट्स जो है ना वो बेसिकली क्या काम मतलब उनकी उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो ये तो वो प्योर बीआई से भी करके देख सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो क्या कहते हैं लैम्डा आर्किटेक्चर बनाएं। ये तो आप बीआई लेवल के ऊपर भी रियल टाइम डैशबोर्ड्स डायरेक्टली इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और फिर उसके बाद ये चीज़ समझ में आ गई आपको? जी, आ गई सर। हाँ, ये उसके बाद ये है कि the two view outputs may be joined before the presentation, ठीक है। अब आप कह रहे हैं दो चीजें मेरी पैरेलल में चल रही हैं, एक ज्वाइन करने की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन जरूरत ये होनी चाहिए कि चूंकि आप अब समझ गए होंगे कि when you're talking about real time तो आप थ्रूपुट पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि रियल टाइम के अंदर मैं बहुत ज्यादा तफसीली ड्रिल डाउन करके चीजें नहीं देख सकता, तो थ्रूपुट पे मेरा कॉम्प्रोमाइज होगा। तो ऊपर ऊपर से मैं 3-4 केपीआईज को दिखा दूंगा और मैं कहूँगा कि देखो अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है। फिर 6 घंटे के बाद जो है, 6 घंटे के बाद मेरे पास क्या होगा कि एक आप ये समझ लें कि बैच लेवल का एनालिसिस आएगा। 6 घंटे के बाद बैच लेवल का एनालिसिस आएगा, तो मैं कहूँगा यार अभी तक जितना रियल टाइम आपने डेटा देखा है उसका बैच लेवल एनालिसिस ये है, ठीक है। उस सेंस में जो है ना वो मैं ये काम कर सकता हूँ। You will have to excuse me, I have someone at the door, I have a guest, so just 1 मिनट आप ठहरे। मैं right, so we got two things here,
अब आप इसके कुछ सिनेरियोज खुद सोच सकते हैं। टेलीकॉम का तो मैंने आपको सिनेरियो एक बताया कि नियर रियल टाइम में चर्न वगैरह देख सकते हैं, और नंबर ऑफ मैसेजेस, एसएमएस, कॉल्स देख सकते हैं। और बैच लेवल के ऊपर आप बेसिकली ये समझ सकते हैं कि किस रीजन में किस वक्त चर्न ज्यादा होता है, चर्न कम होता है, तो ये किस किस्म के लोग चर्न कर रहे हैं, किस किस्म के लोग चर्न नहीं कर रहे हैं, किस किस्म के लोग ज्यादा सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, कहाँ के लोग और किस टाइम पे लोग सब्सक्रिप्शंस कम लेते हैं। ये दोनों हमारे पास बैच और रियल टाइम के हो गए। फाइनेंस के अंदर वो वही है कि जो चीजें ई कॉमर्स में चल रही हैं वो आपकी रियल टाइम में चली जाएंगी। आपके बैंक का वो है क्या कहते हैं, जो ई कॉमर्स पोर्टल है, ठीक है, या ऐप है फॉर एग्जांपल। अब ऐप तो रियल टाइम सिनेरियो है। अब ऐप की यूजेज का एक डैशबोर्ड बनाएं, ऐप की यूजेज का रियल टाइम डैशबोर्ड बना लें। और बैच लेवल के ऊपर तो वो फिर वही कस्टमर के डेटा में छलांग लगाने वाली बात है, और उससे मुख्तलिफ चीज़ें आप निकालें कि किस टाइम पे बंदा क्या कर रहा है, किस तरह हो रहा है। मशीन लर्निंग कर लें कि किस बंदे को हमें मार्केटिंग करनी चाहिए, किस पे मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। अब ये दोनों चीज़ें आपकी पैरेलल में चल रही हैं, ठीक है, और फिर आप इनको कंबाइन करके दिखा सकते हैं। तो इसका जो ऑब्वियसली इसकी मोटिवेशन ये बनी थी कि मैप रेड्यूस, आपको पता ही है कि मैंने आपको बता दिया कि हडूप के मसाइल क्या हैं। हडूप के मसाइल ये है कि हडूप स्लो बहुत है, मुश्किल है उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। लिहाजा उन्होंने स्ट्रीमिंग लेयर बीच में ऐड कर दी कि यार ये तो बड़ा टाइम लग जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो हडूप को चला लो, लेकिन ये कि उसके साथ साथ हमें स्ट्रीमिंग में भी डेटा देते जाओ ताकि हमें कुछ तो नजर आए कि अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है कि डेटा मॉडल जो है ना लैम्डा आर्किटेक्चर का, वो अपेंड ओनली है। आई मीन क्योंकि बिग डेटा में तो हम वैसे भी, अगर आप एच बेस वगैरह पे जाएं तो वैसे भी हमें जो इट्स नॉट रिकमेंडेड कि हम चीज़ों को जाके डायरेक्टली चेंज करें। यू नेवर अपडेट थिंग्स इन बिग डेटा, यू जस्ट ऐड थिंग्स इन बिग डेटा। तो जैसे फॉर एग्जांपल HDFS पे आपने कोई डेटा डाला था, उसका कोई नंबर अपडेट हो गया, तो आप एक नई रो क्रिएट कर लें। अब ये चीज़ों के पुरानी रो को क्रिएट करके उसको अपडेट कर रहे हैं, दिस इज नॉट एन ऑरेकल टेबल, ठीक है। तो एक इम्यूटेबल अनचेंजेबल डेटा सोर्स होती है जो कि अपेंड ओनली मॉडल पे चलती है, तो वो आपका बेसिकली डेटा प्रोवाइड करे। तो यू कैन थिंक ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर एक जैसे जनरेटर है, और जो जनरेटर है वो डेटा आपको देता जा रहा है, इट कीप्स ऑन स्पिलिंग आउट डेटा। जैसे रैंडम नंबर जनरेटर्स होते हैं, ये आपको डेटा फेंकता जा रहा है, फेंकता जा रहा है, फेंकता जा रहा है। तो इम्यूटेबल डेटा सोर्स होगी, और वो अपेंड ओनली लेवल के ऊपर आपका डेटा ऐड होता चला जाए, अपडेट कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी वजह क्या है कि आप बाद में जाके इतना ढेर सारा एनालिसिस कर रहे हैं उसके ऊपर, तो अगर आप पीछे से डेटा को अपडेट करना शुरू कर देंगे तो आपको एनालिसिस भी फिर सारा रिपीट करना पड़ेगा। तो दैट जस्ट डज नॉट मेक सेंस, ठीक है। ये जस्ट डज नॉट मेक सेंस कि भाई इस तरह का हम काम करें, क्योंकि बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर आप BI डैशबोर्ड्स कर रहे हैं तो हाँ इट मेक सेंस, क्योंकि पावर BI के अंदर तो डेटा मॉडल आप अपना खुद बना सकते हैं। तो डेटा मॉडल पीछे से अपडेट हुआ, पावर BI में अपडेट हुआ, वहाँ डैशबोर्ड अपडेट हो गया, दैट सीम्स प्रीटी सिंपल। बिग डेटा में इतना सिंपल नहीं होता, आपको पूरी पाइपलाइंस बनानी पड़ती है, पूरा आर्किटेक्चर बनाना पड़ता है। तो इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस कि आप छोटी छोटी चीज़ों को जाके अपडेट करें, अपेंड ओनली कर दें, नई रो ऐड कर दें, ठीक है। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है जी। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि बिग डेटा लाइक इम्यूटेबल है, इज इट जस्ट लाइक ब्लॉकचेन ऑन दैट अकाउंट? नहीं 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 नहीं, ब्लॉकचेन में तो डेटा को इस तरह से आप स्टोर करते हैं कि आप उसको छेड़ ही नहीं सकते। ब्लॉकचेन में तो मतलब यू कैन नॉट चेंज द डेटा अनलेस कि वो पूरे नेटवर्क में वो आपका जो प्रोपोगेट हो जाएगा कि समवन वांट्स टू चेंज द डेटा। ब्लॉकचेन के अंदर वो तो दैट्स अ मॉडल फॉर डेटा सिक्योरिटी कि यू दैट बिकम्स इम्यूटेबल इन द सेंस के no one can change it unless everybody agrees with that, and no one wants to change it क्योंकि वो ब्लॉकचेन इतनी बड़ी हो गई है और हर एक के पास उसकी कॉपी पड़ी हुई है। तो अगर आपको एक जगह पे चेंज करना है तो सबकी कॉपीज को चेंज करना पड़ेगा, दैट जस्ट डज नॉट मेक सेंस। तो now I get it. हाँ, यहाँ पर ये है कि मैं कर सकता हूँ,
लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूंगा उसको, क्योंकि बिग डेटा जब मैंने हडूप को दिया तो मुझे नहीं पता कि एचडीएफएस ने वो डेटा को कहाँ फेंका हुआ है, मुझे तो नहीं पता कि वो कहाँ फेंका हुआ उसने। तो मैं अब, और हडूप के ऊपर मसला ये था कि पुराने जमाने में जो हडूप था, तो हडूप के ऊपर कोई क्वेरी का मैकेनिज्म नहीं था, एसक्यूएल नहीं चलती थी हडूप के ऊपर। अब चल रही है पिछले 5-10 सालों से, अपाची ड्रिल चल रहा है, अपाची फिनिक्स चल रहा है, अपाची ड्रूइड चल रहा है, वो हडूप के ऊपर एसक्यूएल अब चल रही है, पहले नहीं चलती थी। तो उस जमाने से ही भी ये प्रैक्टिस बन गई थी कि भाई आप इसके बजाय कि आप डेटा को छोटी छोटी अपडेट्स करते रहें बच्चों की तरह, आप एक काम करें, आप अपेंड ओनली चलाते रहें इसको। चेंज मैं कर सकता हूँ, लेकिन आई डू नॉट हैव द टाइम टू फाइंड दैट डेटा जिसको मैंने चेंज करना है, फिर मैं उसको चेंज करूँ और सारा एनालिसिस मैं दोबारा से रिपीट करूँ, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। सही है। तो ब्लॉकचेन के ठीक है, now I अंदर, get it. हाँ ब्लॉकचेन के अंदर तो वो तो उसका मकसद ही यही है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो सबको नजर आए और सबके पास वही कॉपी ब्लॉकचेन की हो जो कि किसी और दूसरे के पास है। तो यहाँ पे वो मामला नहीं है, वी जस्ट हैव वन यूजर, फॉल्ट टॉलरेंस है, वो हडूप मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। It is intended for ingesting and processing timestamped events that are appended to existing events rather than overwriting them. We do not prefer overwriting events. हम जैसे टाइम स्टैम्प इसलिए लिखा है कि that is what happens with respect to time. जैसे अभी ये हो रहा है, 5 मिनट बाद ये होगा, 10 मिनट बाद ये होगा, 15 मिनट बाद ये होगा, 20 मिनट बाद ये होगा। तो आई डू नॉट केयर कि 5 मिनट बाद ये हुआ था, अब उसको चेंज कर लो, आई डू नॉट केयर। मैं बस यही कह रहा हूँ कि अब ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। बस तुम्हें ये डेटा दिया जा रहा है, इसको एनालाइज करो, दैट इज इट। आपको टाइम से डेटा दिया जा रहा है, अपेंड मैं करता जा रहा हूँ। तो इट्स समथिंग लाइक दिस के ये मैं अभी खड़ा हूँ, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, और ये मेरी डेटा की सारी स्टेट्स हैं। So the state is changing. This is all the data I have given the time stamp, or I have to analyze that. That's it. मेरे पास ऐसा कंसर्न नहीं है कि यहाँ पे डेटा को ओवरराइट करना है, ये करना है, वो करना है। आई डू नॉट हैव द टाइम फॉर दैट, ठीक है। तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉट माय कंसर्न, ठीक है। तो इस केस में जो सिस्टम है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। एक बैच प्रोसेसिंग लेयर होती है, एक आपके पास स्ट्रीम प्रोसेसिंग लेयर होती है, और एक आपके पास सर्विंग लेयर होती है। सर्विंग लेयर में आमतौर पे इनके रिजल्ट्स को कंबाइन किया जाता है, which basically means a dashboard, ठीक है। अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन का मतलब इतना आसान है नहीं जो मैं समझ बैठा हूं ना। अब जैसे स्ट्रीम प्रोसेसिंग में महमूद ने भी एग्जांपल दी कि हमने एटीएम की जो लॉजिस्टिक्स हैं, इंक कितनी रह गई और रिसीट्स कितनी रह गई, पैसे कितने रह गए, वो हम रियल टाइम में देख रहे हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं कहूँगा भाई एक आप डैशबोर्ड इसके लिए बना लो अलग, ठीक है। अच्छा, बैच में आप क्या देख रहे हो एटीएम का, आप बैच में उसके रीजनल पैटर्न्स देख रहे हो, निकालने की कोशिश कर रहे हो। मशीन लर्निंग फिलहाल उसकी नहीं, तो रीजनल पैटर्न के लिए आई विल मेक अनदर डैशबोर्ड, सही है। दिस विल बी अनदर डैशबोर्ड मे बी कंसिस्टिंग ऑफ 2 to 3 पेजेस, जिसमें पूरी स्टोरी बना रहा हूँ। ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि अब बीआई में बेसिकली यू हैव टू टेल स्टोरीज, ठीक है, कि ये चार्ट है, ये चार्ट है, ये है, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, फिर उसके बाद ये पेज, ये वाला पेज इससे कैसे कनेक्टेड है, और ये इससे कैसे कनेक्टेड है। तो यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी आउट ऑफ दैट। तो लेट्स से कि मैंने बैच प्रोसेसिंग के ऊपर ये पूरी स्टोरी क्रिएट कर ली, आई क्रिएट अ स्टोरी। नाउ व्हाट डू आई मीन के बाय द फैक्ट के आई हैव टू कंबाइन देम। इसका क्या मतलब है कंबाइन का क्या मतलब है कि एक डैशबोर्ड ये चल रहा है जिसमें मैं एटीएम की चीजें दिखा रहा हूँ करंटली, एक डैशबोर्ड ये चल रहा है जिसमें मैं एटीएम यूजेज के पैटर्न्स निकाल रहा हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज के इसको मैं किस तरीके से जो है, हाउ डू आई एक्चुअली कंबाइन दीज टू। ये जो मैंने एग्जांपल अभी प्रेजेंट की है आपके सामने,
Do I? Sir, do you mean merge them, or even merge their data together, or just the dashboard side by side? नहीं, देखिए डेटा तो मर्ज नहीं होगा ना, डेटा तो एनालाइज हो चुका है, इसका अपना डेटा इनपुट है, इसका अपना डेटा इनपुट है, दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, सही है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। जो इनके रिजल्ट्स हैं वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक डैशबोर्ड बन रहा है, यहाँ पर दूसरा डैशबोर्ड बन रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि मैं सर्विंग लेयर पे इन दोनों को इकट्ठा कर दूं? व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन? इसका मतलब ये है कि ये जो रियल टाइम डैशबोर्ड्स पे पैटर्न नजर आ रहे थे, ये एटीएम में ये हो गया, वो हो गया, इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, दैट इज द लिंक जो कि मुझे जनरेट करना है। नाउ दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम इन बीआई, क्योंकि बीआई में जब तक आप स्टोरीज नहीं क्रिएट कर सकेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन दी ऑडियंस। तो आपको स्ट्रीमिंग आउटपुट को बैच आउटपुट के साथ एसोसिएट करके एक स्टोरी क्रिएट करनी है, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है? वरना तो करने का तुक नहीं है ना, वरना इसका क्या तुक है? हमने इसकी मोटिवेशन में बात की थी, इसकी मोटिवेशन में हमने ये बात की थी कि लैम्डा बनाया इसलिए गया क्योंकि यार बैच लेवल पे बड़ा टाइम लगता था, मैप रिड्यूस बड़ा स्लो है, वो तो अपना मतलब उसमें टाइम बड़ा लग जाता है, लेटेंसी बड़ी हाई है मैप रिड्यूस की, तो चीज़ों को ज़रा स्पीड अप करने के लिए स्पीडिंग लेयर ऐड कर दो, ठीक है जी, स्पीडिंग लेयर आप ऐड कर दें, लेकिन एंड में तो आपको सब चीज़ें इकट्ठी दिखाना है ना। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप रिजल्ट्स को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? अब टेलीकॉम का मामला आ गया, टेलीकॉम के मामले के अंदर रियल टाइम डैशबोर्ड में मैं क्या देख रहा हूँ? नंबर ऑफ मैसेजेस, नंबर ऑफ कॉल्स और चर्न रेट देख रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ पर मैं मशीन लर्निंग के आउटपुट्स देख रहा हूँ कि आई एम बेसिकली प्रेडिक्टिंग द चर्न, आई एम प्रेडिक्टिंग कि किन कस्टमर्स को मार्केटिंग करनी चाहिए, आई एम प्रेडिक्टिंग द रीजनल पैटर्न्स। नाउ मेरा सवाल ये है कि इन दोनों को हम एक स्टोरी बना के किस तरीके से दिखाएंगे? तो आई हैव टू एसोसिएट दी रियल टाइम डैशबोर्ड्स with the batch dashboards, क्योंकि batch dashboards provide the explanation for the real time dashboards, तो आपको दोनों को फिर कंबाइन करके आपको एक स्टोरी बना के क्रिएट करके दिखाना होगा, वरना आप अगर इनको सेपरेट करके बताएंगे तो देयर इज नो यूज, इट्स द सेम डेटा, सम ऑफ इट इज इन रियल टाइम, सम ऑफ इट इज इन बैच टाइम, तो और उनके एनालिसिस डिफरेंट थे, लेकिन आपको एक स्टोरी बना के उसको प्रेजेंट करना है, दैट इज नॉट एन इजी थिंग टू डू। ये मेरा अपना एक विजन है। बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। हाँ, तो ये फाइनेंस के अंदर आप देख लें, यहाँ पर सारा ई कॉमर्स का सिलसिला चल रहा है, आप देख रहे हैं नंबर ऑफ लॉगिन्स कितने हुए, कितने पैसे ट्रांसफर हुए एक घंटे के अंदर, कितने पैसे डिपॉजिट हुए एक घंटे के अंदर, कितनी ट्रांजैक्शंस हुई एक घंटे के अंदर, ब्ला 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 ब्ला। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसको लोन देना चाहिए, ठीक है, और किस किस्म के कस्टमर मेरी मार्केटिंग रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्ड करते हैं, किस किस्म के कस्टमर्स ने अकाउंट खोला है, किन्होंने अकाउंट नहीं खोला, ब्ला ब्ला ब्ला। अब आपने इन दोनों को मर्ज किस तरह करना है, इसकी आपके पास एक पॉलिसी होनी चाहिए, दैट इज व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई एट द बीआई लेवल। तो इसीलिए बिग डेटा में बीआई जो है ना वो जरा मुश्किल होती है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल बीआई, वो भी मुश्किल होती है। इफ यू वांट टू क्रिएट स्टोरीज, दैट इज आल्सो नॉट इजी, there is not an easy thing. So I hope that this is clear. तो सर्विंग लेयर पे सारी क्वेरीज आती हैं यूजर्स की, वो सर्विंग लेयर पे आती है, यू आर नॉट कंसर्न कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप डायरेक्टली सर्विंग लेयर पे चले जाते हैं और उनसे सवालात पूछते हैं और डैशबोर्ड के थ्रू आपको जवाब मिल जाते हैं, ठीक है। The processing layers ingest from an immutable master copy of the entire data set. तो यहाँ पर आपके पास एक मास्टर कॉपी है, वो यहाँ पर भी चली जाती है, वो यहाँ पर भी चली जाती है, यहाँ पर वो बैच लेवल पे जाती है, यहाँ पर वो स्ट्रीम लेवल पे इंजेस्ट हो जाती है।
तो नेथन मार्स ने सबसे पहले इस आर्किटेक्चर की बुनियाद रखी थी, इस टू टू आइडेंटिफाई दिस कैप थ्योरम, और इसको उसने नाम दिया था बैच रियल टाइम आर्किटेक्चर। दैट वाज आई थिंक बैक इन 2011 और 12 और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, 2011 में था शायद। ठीक है, सही है जी। इस स्लाइड पे कोई आपको सवाल तो नहीं है? नहीं सर, बस मुझे ये समझना है सर, ये कैप थ्योरम के माने। कैप थ्योरम के माने आपको ये है। अच्छा। तो कैप थ्योरम बेसिकली बिग डेटा का एक बहुत बड़ा थ्योरम है, और अब तो खैर कैप थ्योरम खड्डे लाइन लग चुका है, क्योंकि कैप थ्योरम के मसाइल बेसिकली हल हो चुके हैं। लेकिन हिस्टोरिकली मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई तीन चीज़ें, थ्री थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स। वन इज कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी, एंड द थर्ड इज पार्टीशन टॉलरेंस। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जैसे आपके पास एक ऑरेकल का डेटाबेस होता है ना, तो ऑरेकल के डेटाबेस के साथ आपने एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है बीआई का, तो इसके ऊपर आपके पास पाई चार्ट्स हैं और लाइन चार्ट्स हैं, व्हाटएवर ट्रेंड लाइंस आ रही हैं आपके पास, व्हाटएवर। तो इसको आप बेसिकली रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं। जो मैं आपको अभी बात बता रहा था कि जो काम हम बिग डेटा में नहीं करते, हम अपेंड कर देते हैं, अपडेट नहीं करते, लेकिन ऑरेकल के डेटाबेस को आप अपडेट करते हैं और बड़ी आराम से तेजी से अपडेट करते हैं। So therefore, it's, you can say कि it's guaranteed that I am always going to get the latest thing on the dashboard. सही है, ये तो बात पता चल गई ना आपको कि जब डेटा हमेशा अपडेट रहेगा तो इट्स गारंटीड कि मुझे डैशबोर्ड पे हमेशा लेटेस्ट चीज मिलेगी, जिसको मैं कहता हूँ कि कंसिस्टेंट। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। आई एम गोइंग टू ऑलवेज गेट अ कंसिस्टेंट व्यू ऑफ द डैशबोर्ड। ठीक है, समझ में आ गई बात की? मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि डेटा अपडेट नहीं हुआ तो मुझे पुरानी चीज नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात वो कुछ वेबसाइट्स में लिखा आता है डाउन फॉर साइट मेंटेनेंस, ऐसा ही है ना? आपने जी। बाज़ औक़ात वेबसाइट्स पे, तो आप उस तरह की वो मिसाल ले लें कि यही चीज डेटाबेस की होती है कि डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेट में लाने के लिए उसको थोड़ी देर के लिए उसकी सर्विसेज बंद भी की जा सकती है, ताकि यूजर की जब भी क्वेरी आए तो उसको लेटेस्ट चीज मिले, पुरानी चीज ना मिले उसको। उसको बिल्कुल लेटेस्ट चीज मिले, जो कि जैसे कस्टमर का रिकॉर्ड अपडेट करना है, एड्रेस अपडेट करना है, नए कस्टमर का रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो वो लेटेस्ट चीज आपको डैशबोर्ड पे फौरन मिल जाएगी। नाउ दिस इज पॉसिबल इन स्मॉल डेटा। स्मॉल डेटा के ऊपर ये चीज इट इज वेरी मच पॉसिबल, लेकिन बिग डेटा में ये चीज पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई बात की? जी। आप मुझे बता सकते हैं कि बिग डेटा में कंसिस्टेंसी क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर मैंने डेटा मगजर हडूप पे डाला हुआ है, मेरे पास यहाँ पे 4-5 पीसीज हैं, ये मेरा बिग डेटा आ रहा है और मैं हडूप पे उसको डालता जा रहा हूँ, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड कंसिस्टेंसी? बताएं शाबाश। बिकॉज वॉल्यूम बहुत लार्ज है सर बिग डेटा का। हाँ तो लाइक इट्स इम्पॉसिबल टू नो कि हर चीज जो हम डाल रहे हैं सब कुछ सही होएगा और सब कुछ रिलेटेड होएगा। वी कांट आइडेंटिफाई दैट। हाँ, इसको सही है, इसको इस तरह कह लें कि इट टेक्स टाइम टू अपडेट इन बिग डेटा। ठीक है, बिग डेटा में अपडेट करने में टाइम लग जाएगा, लिहाजा हमने पिछली स्लाइड में ये बात की थी कि भाई आप इसको अपेंड ओनली कर दो, छोड़ो अपडेट को, नई रो ऐड कर दो उस कस्टमर की। हमारा हम आपको पता है हम टेबल्स में तो डेटा स्टोर नहीं कर रहे ना यहाँ पे, ये तो आपको पता चल गया ना। अब बिग डेटा में हम टेबल्स में डेटा स्टोर करते हैं कि नहीं?
नहीं, रॉ फॉर्मेट पे स्टोर होता है सर। नहीं, मैं रॉ फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि बिग डेटा हम टेबल्स में स्टोर करते हैं कि नहीं करते। आई थिंक हम थोड़े एक्सटेंट पे कर सकते हैं। हैं? Like sir, like big data, when you mean like millions of records, तो वो तो I don't think tables पे store हो सकता है। यार बिग डेटा को स्टोर करने की जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या नाम है? Hadoop। और सर ब्लॉक्स में सेव करते हैं। जी, ब्लॉक्स में तो आप HDFS पे स्टोर कर रहे हैं ना। नो सीक्वल की आपने नाम सुना है? नो सीक्वल का? NoSQL databases, yes sir, yes। हाँ, तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि बिग डेटा की स्टोरेज डज नॉट हैपन इन टेबल्स लाइक ऑरेकल टेबल्स। हाँ जी बिग जी डेटा हम स्टोर करते हैं आमतौर पे नो सीक्वल डेटाबेसेस में, जिसमें सबसे जी। सारे फेरिस जो है MongoDB और हडूप है। उसके अलावा आप करना चाहें तो आप की वैल्यू डेटाबेसेस में भी स्टोर कर सकते हैं। ये समझ नहीं आई मेरे ख्याल में आपको? ये समझ में आ गई सर। NoSQL basis non क्या tabular समझ में formats आया? होते हैं। क्या समझ में आया कि किस what is the difference between Oracle table and NoSQL databases? Sir, Oracle table, tabular form and NoSQL databases can also be tabular form, but they can also be various other forms of data as well। ये हमने सबको सर सोहेल ने सिखाया था। मसलन आप कह रहे हैं कि they NoSQL databases can also be in tabular form, तो कौन सा NoSQL databases tabular form में है बताएंगे मुझे? Like मुझे अभी याद नहीं आ रहा सर, but we did study about this। अच्छा, नॉन टेबुलर की कुछ एग्जांपल्स दें। नॉन टैबुलर की सर MongoDB कौन सा था यार? कुछ नहीं यार अभी। नॉन टैबुलर फॉर्म में सर रॉ डेटा होती है। क्या कहते यार इसके नाम, मुझे अभी टर्मिनोलॉजीज याद नहीं आ रहे हैं, अभी नींद में हूँ, दैट्स व्हाई। आई थिंक स्ट्रक्चर नॉन नहीं, स्ट्रक्चर मैं स्ट्रक्चर। आप नींद में, ये चीज तो नींद में भी ख्वाब में भी आ जाएगी। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं बिग डेटा को टेबल्स में नहीं स्टोर करना चाहता तो मैं किस किस तरह उसको स्टोर करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? 4-5 तरीके थे उसमें और एक्सेल सर। XML में XML में XML में भी स्टोर हो सकता है when we're talking about non tabular formats। और दूसरे में क्या स्टोर हो सकता है? इमेजेस में स्टोर हो सकता है सर। और कौन सा था? बाकी डिफरेंट तरीकों के जो सर टैबुलर फॉर्मेट्स में नहीं होते, बट देयर स्टिल फॉर्म्स ऑफ डेटा। हाँ, तो और कौन बताएगा? सर आप इसके सोर्सेज की बात कर रहे हैं कि डेटा जिसके सोर्स में मतलब स्टोर हाँ, हो मतलब जाता है। जी, मैं यही पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने बिग डेटा को स्टोर करना है तो मेरे पास टेबल्स में मैं नहीं स्टोर करना चाहता, तो मैं किस किस तरह स्टोर कर सकता हूँ? एक ने जैसे कि कहा हमारे पास है कि XML के अलावा XML का डेटाबेस कौन सा है, तो बताएंगे आप? सर ये तो इसका नहीं पता, XML का नहीं पता। JSON, की वैल्यू पेयर्स, ग्राफ बेस्ड, ग्राफ, डॉक्यूमेंट एंड कॉलम वाइड कॉलमनर स्टोर्स। जी जी। NoSQL डेटाबेसेस इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड हैं, हाइब्रिड भी हो सकते हैं। JSON और डॉक्यूमेंट टाइप्स, जिसमें CouchDB और MongoDB सरे फहरिस्त हैं, जिसमें आप JSON डॉक्यूमेंट्स में अपना स्कीमा बनाते हैं, उसका टेबल से कोई ताल्लुक नहीं है। की वैल्यू पेयर्स में आप अपना डेटा की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, उसका टेबल से कोई ताल्लुक नहीं है। ग्राफ में सोशल नेटवर्क का डेटा है, आप उसको ग्राफ के तौर पे स्टोर कर सकते हैं, उसका टेबल से कोई ताल्लुक नहीं है। वाइड कॉलमनर स्टोर्स कौन से हैं?
अपाची कसांड्रा और HBase। ये टेबल्स हैं, लेकिन ये इस तरह के टेबल्स हैं कि जिस तरह का ऑरेकल टेबल नहीं है, राइट। तो कसांड्रा में क्या है कि यानी HBase में क्या है कि यू हैव वन बिग टेबल विच इज ब्रोकन अप ओवर द क्लस्टर, एक ही टेबल है, और टेबल में आपकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि मतलब अगर इस कॉलम में कोई डेटा आ रहा है तो मैं इस कॉलम का डेटा डाल दूंगा, लेकिन बाकी तमाम कॉलम्स का नहीं है, तो मेरे पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं उसको छोड़ सकता हूँ, ठीक है। आई कैन हैव 2 or 3 columns telling me the same point of data। तो ये जो टेबल वाइड कॉलमनर हैं, ये ऑरेकल के टेबल से या SQL सर्वर वाले टेबल से बहुत डिफरेंट होते हैं। एग्जैक्टली तो वजाहतें क्या हैं वो उसमें हमारे पास जाने का इतना टाइम नहीं है, लेकिन आपके ये फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें होनी चाहिए कि बिग डेटा को स्टोर करने के लिए टेबल्स की हमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो स्टोरेज कर रहा हूँ वो मैं MongoDB और Hadoop पे कर रहा हूँ। लोग की वैल्यू पेयर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप Redis is the most famous database for key value databases, और फिर कुछ लोग Cassandra या HBase। Cassandra में ये होता है कि पूरा रिंग बनता है, that stores the data in the form of a ring। ये एक नोड है, दूसरा नोड है, ये रिंग में आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये चीज़ें तो आपको फौरन पता होनी चाहिए कि बिग डेटा के डेटाबेसेस जो है ना, दे आर नॉट ऑरेकल। मिलियंस ऑफ रोज हैं तो मैं ऑरेकल पे उसको स्टोर तो कर लूंगा, लेकिन मैं उसको प्रोसेस में क्या करूंगा? ऑरेकल में चीजें डालने का मतलब ये है कि आई एम रिस्ट्रिक्टेड बाय SQL। SQL में मैं क्या कर सकता हूँ? SQL में मशीन लर्निंग कर सकते हैं आप? SQL में आप डेटा वेयर हाउसिंग कर सकते हैं? नहीं। SQL में क्या BI कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। SQL में आप रियल टाइम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि Oracle is not a real time database, it's not designed for real time analysis। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, फिंगर टिप्स तो होने तो बहुत बेसिक सा। एक जी एक OLAP डेटाबेस है और एक एनालिटिकल वाला है। हाँ, ये भी बात सही है कि Oracle is not an analytical database। एनालिटिकल डेटाबेस आप कह लें कि आपकी डेटा वेयरहाउस होगा या डेटा लेक होगी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। तो मतलब कंसिस्टेंसी का से बहुत सारी बात चली थी ना, कि मसला ये है कि बिग डेटा के अंदर आई गॉट लाइक टेराबाइट्स ऑफ डेटा ऑन MongoDB। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू बी कंसिस्टेंट, बिकॉज पीछे से मेरी रॉ पे जब कोई चेंज आएगा तो उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, चाहे MongoDB क्यों ना हो, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा अगर मेरा डेटाबेस वाकई में टेराबाइट लेवल पर है। तो देयरफॉर ऑरेकल में मतलब फौरन अपडेट कर देता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कंसिस्टेंसी मेरी क्या होती है? थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है। सही है, ये बात समझ आ रही है? ठीक है सर, हम यहाँ ब्रेक ले लें सर 15 मिनट की। 15 मिनट की या 10 मिनट, जो भी आप समझें। 10 मिनट पे आ जाए। और आज आप लोगों का क्विज भी होगा, तो जो लोग क्लास में नहीं आए आप उनको बुला लें आप, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग भी कम आए हैं एज यूजुअल ऑनलाइन में। और ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसका क्विज आज ही होगा, आपसे 10 मिनट्स का क्विज होगा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ ठीक है, तो 11:40 पे वापस आता हूँ। हाँ बिल्कुल। ठीक है। बहरहाल यहाँ पर now you understand what is consistency। के consistency basically means के in big data it is improbable to acquire real time updates, ठीक है। ये चीज एक है, तो therefore consistency compromise होगी। अच्छा, दूसरे एंड के ऊपर आपके पास अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि डेटा इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर क्वेरी, ठीक है।
कि इसके अंदर जो है ना वो आपके पास डेटा इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर क्वेरिंग। जैसे आप ये कहेंगे कि भाई अगर मैंने अवेलेबिलिटी को 100% गारंटी करना है तो दैट मीन्स बेसिकली कि कंसिस्टेंसी उस पर कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर मैं कहूँ कि भाई कभी भी सिस्टम डाउन नहीं होना चाहिए तो कंसिस्टेंट करने के लिए तो मुझे थोड़ी बहुत देर के लिए क्वेरिंग रोकनी पड़ेगी। If I'm talking about availability, so that basically means कि if I want the system to be 100% available, so then consistency will be compromised somewhat. ठीक है, and if I want the system to be 100% consistent, then availability will be compromised. ये दोनों एक दूसरे के वो opposite हैं। ये बात तो समझ में आ गई है ना? कॉन्फ्लिक्टिंग है दोनों। हाँ, जैसे अगर Oracle में मैं कहता हूँ C चाहिए, A थोड़ी देर के लिए कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। कहीं मैं कहता हूँ A चाहिए तो C थोड़ी देर के लिए कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो बिग डेटा में यही होता है कि अगर हम कहते हैं कि जी अवेलेबिलिटी 100% चाहिए तो कंसिस्टेंसी फिर थोड़ी देर से होती है। दैट इज व्हाट हैपेंस इन बिग डेटा एनालिटिक्स के यू गेट कंसिस्टेंट बट आफ्टर सम टाइम, इमीडिएटली नहीं होता जैसा कि ऑरेकल में हो जाता है। तो यहाँ जो इन्होंने एग्जांपल दी हुई है वहाँ पे इट्स 100% अवेलेबल एंड 100% कंसिस्टेंट, क्योंकि वो अपडेट्स इतने ज़्यादा होते नहीं हैं या इतने बड़े अपडेट्स नहीं होते, तो ना ए कॉम्प्रोमाइज होता है ना सी कॉम्प्रोमाइज होता है। तो ये आपके ऑरेकल, सीक्वल सर्वर और माई सीक्वल वगैरह वो ये सी ए की साइड है, या 100% कंसिस्टेंट और 100% अवेलेबल। सही है। तो अब क्या है कि तीसरी चीज है पार्टीशन टॉलरेंस। Partition tolerance means कि whenever you have a distributed system, then it is almost 100% guaranteed that at one time of the other or the other one of the nodes is going to go down. ये बात आपके ज़हन में होती है, that's why you do fault tolerance. तो जब एक नोड डाउन होता है तो जाहिर सी बात है सिस्टम को वापस टाइम में आने में टाइम लगेगा, तो P तो हमेशा आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, P is always going to be there अगर आप बिग डेटा में जा रहे होते हो। इवन MongoDB पे अगर आप जा रहे हो बिग डेटा में तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट MongoDB क्लस्टर। यू डोंट हैव टू इम्प्लीमेंट MongoDB सिंगल इंस्टेंस, MongoDB का क्लस्टर आमतौर पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। तो वहां पर भी P का मसला आ सकता है कि किसी न किसी टाइम के ऊपर नोड आपका डाउन हो सकता है। सही है, तो अब आपके अपने ऊपर है कि आपको PC चाहिए या PA चाहिए। आप देख रहे हैं कि CA के अंदर कोई भी बिग डेटा का सोल्यूशन नहीं लिखा हुआ, ये सारी OLTP की डोमेन है, 100% कंसिस्टेंट एंड 100% अवेलेबल। ठीक है, लेकिन बिग डेटा के अंदर 10 साल पहले तक तो वो बात ये कर रहे थे कि या तो आपको CAP मिलेगा या फिर CP मिलेगा। अगर आप CP चाहते हो कि कंसिस्टेंट हो तो जाहिर सी बात है फिर अवेलेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। That's what the CAP theorem means. Pick two. Do you want CP or do you want AP or do you want AC? या आपके अपने ऊपर है कि आपको कौन सा वाला चाहिए। उसके हिसाब से CP की कैटेगरी क्या बनती है, उसमें अनअवेलेबल, जाहिर सी बात है अब आपको समझ में आ गई इस बात की कि C तो मिल जाएगा आपको, लेकिन C को गारंटी करने में A आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने कहा था कि जी MongoDB में HBase, Memcache, Bigtable, Redis, all of them are CP। तो ज़्यादा मशहूर ज़माना चल रहे हैं इस वक्त कि वो कंसिस्टेंट आपको दिखाएंगे, लेकिन दे माइट नॉट बी ऑलवेज 100% अवेलेबल फॉर क्वेरी। अगर आप क्वेरिंग में आते हैं कि नहीं भाई अवेलेबिलिटी तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तो अब उसके अंदर फिर कसांड्रा आता है, रायक आता है और काउचडीबी आ जाता है, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, लेकिन आपको हमेशा सिस्टम जो है ना क्वेरी के लिए आपको वो अवेलेबल होगा। तो दैट बेसिकली मीन्स के यू आर गोइंग टू इस यहाँ पर बेसिकली मतलब ये है कि यू माइट गेट अ बिट outdated information, but the system
is always available for query। सही है, ये चीज क्लियर हो गई अब? होगी सर। हाँ ये तो ये चक्कर मेन जी। हम तो मेन क्वेश्चन होगा सर कि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि जिसके दरमियान हम तो मेन चीज आती है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स की, कि हमको कंसिस्टेंसी हाँ ज्यादा चाहिए कि अवेलेबिलिटी ज्यादा चाहिए। हाँ देखिए, अब जो बेसिकली अब कई साल से ना हो ये रहा है कि बिग डेटा सिस्टम्स भी अब सीए की कैटेगरी में आ गए हैं। ये तो पुरानी चीज हो गई है, मैंने आपको ये बताया था शुरू में ना कि मेरा अपना जाती गुमान अब ये है कि मोंगोडीबी वगैरह के ऊपर ना अब मतलब ये कहना कि जी सिस्टम 100% अवेलेबल नहीं है, ये अब गलत बात है। क्योंकि मोंगोडीबी में जब चाहे क्वेरी चला दूं, और मोंगोडीबी अब इतना फास्ट हो गया है, क्लाउड पर भी उनकी सारी सर्विसेज आ गई हैं। क्लाउड वेंडर्स भी मोंगोडीबी की अलग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, मोंगोडीबी का अपना क्लाउड भी सोल्यूशन आ चुका है। अब ये 2021 में ये कहना कि मोंगोडीबी इज नॉट ऑलवेज 100% अवेलेबल इज रॉन्ग, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। और अब हो ये रहा है कि रेडिस के ऊपर और एचबेस के ऊपर अब ऐसे इनके वो बन गए हैं ना, क्वेरी के फ्रंट एंड्स बन गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया अपाची ड्रूइड है, अपाची फिनिक्स है, अपाची प्रेस्टो है, अपाची ड्रिल है, ये सारे क्वेरिंग के मैकेनिज्म्स हैं। तो दे इंश्योर 100% अवेलेबिलिटी। और अब ये चीज़ें इतनी फास्ट हो गई हैं, मोंगोडीबी कम से कम मैं आपको गारंटी कर देता हूँ कि इट इज़ कंसिस्टेंट एंड अवेलेबल। अगर इस चीज़ में थोड़ा सा बहरहाल वो हमें, मैं ये नहीं कहता कि ये हमेशा ऐसा हो जाएगा, टेराबाइट लेवल पे शायद ना हो कि डेटा आपका फटाफट हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में होगा, लेकिन एनी रीजनेबल डेटा साइज जिसमें लेट्स से कि 5-10 गीगाबाइट का डेटा सेट है, तो उसमें हम ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते कि सिस्टम की अवेलेबिलिटी के बारे में। ये कंसिस्टेंसी तो मोंगोडीबी गारंटी करता है आपको, ये उनकी इनहेरेंट गारंटी है। लेकिन ये कहना कि जी डेटा हमेशा अवेलेबल नहीं होगा, इस सेंस में ये चीज़ हो सकती है कि कंसिस्टेंट बनाते बनाते वो कोई आपको पुराना डेटा दिखा दे। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि MongoDB is so fast that it is able to manage the updates। करंटली वो किस तरह करते हैं वो हमें अंदर जाके देखना पड़ेगा। तो कुछ हद तक ये चीज़ आप कह सकते हैं कि कैप थ्योरम एप्लीकेबल है, लेकिन प्रोसेसिंग के हिसाब से एंड यूज़र को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से ना। बिग डेटा के ऊपर अगर हम कह रहे हैं जी अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, वो नज़र नहीं आ रही। अगर हम कह रहे हैं जी कंसिस्टेंसी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है कैसेंड्रा के अंदर, तो भाई वो इतनी नज़र नहीं आती, ना उससे कोई इतना फ़र्क पड़ता है। क्योंकि बिग डेटा में अगर एक दो चीज़ें आउटडेटेड रहे भी तो आपको इतना उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली हम कैप थ्योरम की बेस पे इसलिए जाते हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते ना। अवेलेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हम बैच लेयर में कर सकते हैं। जो लैम्डा आर्किटेक्चर की जो बैच लेयर है उसमें हम अवेलेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम बैच में हमारे पास टाइम है। हाँ, स्ट्रीमिंग के अंदर मेरे पास टाइम नहीं है। स्ट्रीमिंग के अंदर मैं वेट नहीं कर सकता हूँ टू फॉर द डेटा टू बिकम अवेलेबल। तो स्ट्रीमिंग के अंदर प्रॉब्ली मुझे एपी कैटेगरी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि डेटा आना चाहिए, चाहे वो कंसिस्टेंट हो या ना हो। तो एपी कैटेगरी में डेटाबेसेस कौन कौन से हैं ये फिर हमें देखना पड़ेगा कि स्ट्रीमिंग डेटाबेसेस मेरा ख्याल में इस कैटेगरी के। दैट्स वाई यहाँ पे रायक लिखा हुआ है, लेकिन बारह रेडिस यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि रेडिस और मोंगोडीबी जायंट्स हैं, वो अवेलेबिलिटी को भी आप कॉम्प्रोमाइज आपको गारंटी कर देंगे और सी को भी एट द सेम टाइम गारंटी कर सकते हैं। वो बहुत ही कम नुकसान होगा आपका। ठीक है, रायक को उन्होंने खास तौर पे यहाँ डाला हुआ है, काउच डीपी रायक, ये डॉक्यूमेंट वाला है और ये की वैल्यू वाला है, तो इनको एपी पे डाला हुआ है। अवेलेबिलिटी आपको 100% मिलेगी। तो स्ट्रीमिंग के लिए ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि स्ट्रीमिंग डेटा के लिए डेटाबेसेस कौन कौन से मुनासिब हैं, कौन से मुफीद हैं, वो आप यहाँ पे चेक करा सकते हैं। सही है। सही है जी, समझ में आ गई है। हाँ जी, कैप थ्योरम पता चल गया। जी कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस, इस मेन कॉन्फ्लिक्ट कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी की तरफ ही आता है, लेकिन अब वो ज़्यादातर सॉल्व हो गया है विद न्यू बिग डेटा टेक्नोलॉजीज। हाँ, ये वैसे ये जो आपने कहा है ना, इसको थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि 100% सोल्यूशन हो गया है, लेकिन अब उसके कोई
मतलब कैप थ्योरम के ऊपर हम ये कहते हैं कि जी अवेलेबल नहीं है, ये तो अब हमाकत वाली बात है। ज़ाहिरी तौर पे अवेलेबिलिटी भी है और ज़ाहिरी तौर पे 100% आपकी जो है कंसिस्टेंसी भी गारंटीड ज़ाहिरी तौर पे ना वो नज़र आती है कि है। ठीक है? ठीक है। और सर क्विज आपने बोला था आप लेंगे। जी? जी, जी लेंगे आपने बोला क्विज़, था आप परेशान ना हो। अच्छा, ये एक आर्किटेक्चर है जो हमने बनाया था, ये मैंने आप लोगों को शायद पहले भी दिखाया था। तो यहाँ पर जस्ट इस लेवल के ऊपर दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द बैच लेयर एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द स्ट्रीमिंग लेयर। ये स्ट्रीमिंग लेयर है और ये वाली आपकी बैच लेयर है और ये आपकी सर्विंग लेयर है जिसके ऊपर ये आ रहा है और ये आ रहा है, ये पूरी आपकी सर्विंग लेयर है। ये हमने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक आर्किटेक्चर बनाया था और फिर यहाँ पर हमने कहा है कि आप उसको डैशबोर्ड्स के ऊपर सारे रिजल्ट्स जो है वो दिखाएं। जी सर ये आप जो बता रहे हैं कि एक स्ट्रीमिंग लेयर है और एक बैच लेयर है, ये हडूप और काफका की बेस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं या मैं कुछ स्किप कर? नहीं, अभी तो मैंने काफका की तो बात की नहीं, अभी तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अभी तक हमने पढ़ा ये है कि बैच क्या होता है और स्ट्रीमिंग क्या होता है। बेसिकली हमने ये चीज़ अच्छी तरह समझ ली है, उसके यूज केसेस भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, राइट। बैच स्ट्रीमिंग के अंदर काफका जो है ना वो लिंक्डइन वालों ने एक सोल्यूशन बनाया था स्ट्रीमिंग डेटा की इंजेक्शन के लिए। ओके। ठीक है, इससे पहले आपके पास चीजें होती थी जिनको हम कहते हैं मैसेज क्यूज। मैसेज क्यूज में जैसे रैबिट एमक्यू एक बड़ी अच्छी मैसेज क्यू थी, एक्टिव एमक्यू एक दूसरी थी। तो काफका जो है ना वो इनके कॉन्सेप्ट को लेके आगे आया, इसकी तफसील हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और क्योंकि आपको बेसिकली आप खुद सोचें ना इस बात को कि अगर आपके पास पानी आ रहा है तो पानी तो एक समथिंग जो कि बहुत स्पीड से आता है और बड़ी पावर के साथ आता है। आपने पानी को इस्तेमाल करना है तो आप पानी को कहीं पहले स्टोर करते हैं तो इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे घर की टैंकी में आता है वहां से फिर इस्तेमाल होता है। इसी तरह स्ट्रीमिंग डेटा में आपको बेसिकली उसको कंट्रोल करना है। तो काफका ने जो मॉडल प्रपोज किया था वो ये था कि यहाँ पर एक बीच में क्यू है, राइट, विच इज सिनोनिमस विद द आइडिया ऑफ मैसेज क्यूज। तो आपका जो स्ट्रीम आ रहा है डेटा का, चाहे वो स्काइप की कॉल्स आ रही हैं, चाहे वो RSS फीड्स आ रही हैं, चाहे वो टेलीकॉम किसी टावर से डेटा आ रहा है, चाहे वो मोबाइल का डेटा आ रहा है, स्ट्रीमिंग आ रहा है, तो वो एक इस क्यू में आ जाए। और इस क्यू में डेटा डालेगा कौन? वो डालेंगे प्रोड्यूसर्स। आई एम प्रोड्यूसिंग द डेटा, ये दीज आर द प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर्स जब क्यू में डेटा डालेंगे तो वो बेसिकली टॉपिक्स को सिलेक्ट करेंगे कि ये किस टॉपिक का डेटा है। अच्छा, दूसरी तरफ जो होते हैं कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स जो है ना वो टॉपिक्स पे सब्सक्राइब करके दे कैन गेट द डेटा। तो मैंने बेसिकली बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया है, ये इंटरफेस है मेरा, ये जो कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को आपस में मिला रहा है एक बड़े अच्छे मॉडल के ऊपर कि मैं डेटा को प्रोड्यूस करता हूँ, उनका मैं टॉपिक सेट कर देता हूँ कि ये इस टॉपिक का डेटा है, और कंज्यूमर कह सकता है कि यार अगर इस टॉपिक में कोई डेटा आता है तो मुझे फौरन बता दो, तो ये उसको अपडेट मिलती है, वो डेटा उसको मिल जाता है। तो दिस सीम्स टू बी अ वेरी गुड वे ऑफ मैनेजिंग द डेटा। और ये लिंक्डइन का एक असल में लिंक्डइन का अंदर एक इंटरनल प्रॉब्लम था उनका डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान उनका कोई मैकेनिज्म नहीं था डेटा शेयरिंग का, सही है। तो उन्होंने ये मॉडल बनाया था जिसका उन्होंने नाम काफका रखा और उन्होंने उसको ओपन सोर्स कर दिया पूरी दुनिया के लिए। तो स्ट्रीम को इंजेस्ट करने के लिए आजकल हम या तो मैसेज क्यूज इस्तेमाल करते हैं या फिर हम अपाची काफका इस्तेमाल करते हैं। अभी तक तो स्टैंडर्ड यही चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब आपने काफका से इंजेक्शन कर लिया, आपको प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर ने डेटा मिल गया, अब आपने उसकी प्रोसेसिंग करनी है। अब प्रोसेसिंग में आप
स्पार्क में स्ट्रीमिंग का जो उनका जो फंक्शन है वो आप इस्तेमाल किए, मैंने आपको पढ़ा दिया है स्पार्क स्ट्रीमिंग, लेकिन इसका खैर हम आर्किटेक्चरल लेवल के ऊपर अभी सब चीज़ों को हमने तफसीली पढ़ना है, ठीक है। तो स्पार्क स्ट्रीमिंग जो है वो इट कैन हेल्प यू टू एग्जीक्यूट क्वेरीज ओवर द कंज्यूम डेटा। जो भी डेटा आपने कंज्यूम किया है उसके ऊपर अगर आपने कोई छोटी मोटी क्वेरीज रन करनी है, वो छोटे मोटे डैशबोर्ड्स बनाने के लिए, रियल टाइम डैशबोर्ड, जैसे दिस सीम्स टू बी एन एग्जांपल ऑफ अ रियल टाइम डैशबोर्ड जिसके अंदर ये चार्ट आ रहा है, कुछ फिगर्स आ रही हैं, या ये तो खैर उसका डैशबोर्ड लग रहा है बैच लेवल के ऊपर, बहरहाल ये गॉजेस हैं, ये भी रियल टाइम डैशबोर्ड हो सकते हैं। तो इस किस्म के काम को करने के लिए आपको जो है ना वो स्पार्क स्ट्रीमिंग की जरूरत होगी। इसके अलावा भी आपके पास प्रोसेसिंग पैराडाइम्स हैं, स्पार्क स्ट्रीमिंग हो गया, फिर उसके बाद आपके पास फ्लिंक, आई थिंक फ्लिंक इज आल्सो देयर जो कि स्ट्रीमिंग पैराडाइम है। फिर आपके पास अपाची का स्ट्रॉम है, अपाची स्ट्रॉम जो कि ट्विटर इस्तेमाल कर रहा है, तो ट्विटर ने खरीद लिया था बैक टाइप कंपनी से जिन्होंने उसको बनाया था। तो अपाची स्ट्रॉम है, स्पार्क स्ट्रीमिंग है, उसके अलावा भी अब 3-4 आपके पास आ चुके हैं जो कि आप इस लेवल पे यूज करें। यहाँ से आपको मिलते हैं रियल टाइम व्यूज, रियल टाइम डेटा मिलता रहता है, वो व्यूज आप यहाँ डैशबोर्ड पे अपडेट कर देते हैं। ये पूरी पाइपलाइन आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। और रिमेंबर कि यहाँ पर मैं रैंगलिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर डेटा की कोई क्लीनिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ भाई तू डेटा उठाओ और डैशबोर्ड पे फेंक दो बेस्ड ऑन द केपीआई जो मुझे चाहिए। अब वो मैंने केपीआई में कन्वर्ट कैसे करना है वो स्पार्क स्ट्रीमिंग करेगा, प्रोसेसिंग जैसा रहा यहाँ पर होगा। अगर मैंने मशीन लर्निंग करनी है स्पार्क एमएल लिब, तो एमएल लिब देखें मैंने यहाँ भी डाला हुआ है, बैच में यहाँ भी डाला हुआ है। तो आप कहेंगे भाई मशीन लर्निंग आप स्ट्रीमिंग में किस तरह कर रहे हैं, तो इट इज़ पॉसिबल टू डू दैट, इट इज़ पॉसिबल टू डू दैट कि मैं मशीन लर्निंग स्ट्रीमिंग में करूँ। मैं ये नहीं कहता कि नामुमकिन है, इट इज़ पॉसिबल टू डू दैट, लेकिन वो चीज़ इस वक्त इंडस्ट्री में इतनी कॉमन नहीं है। पाकिस्तान में तो वो आएगी भी तो वो 10 साल के बाद आएगी, अगर कोई स्पार्क उस वक्त तक जिंदा रहता भी है 10 साल के बाद आएगी वो, ठीक है। बहरहाल ये यहाँ पर चीज़ होगी, तो आप रीड राइट मैकेनिज्म्स के थ्रू आप यहाँ पर करें। बैच लेवल के ऊपर देखिए मैंने क्या लिखा, बिग ईटीएल विच इज बिग डेटा रैंगलिंग, बिग मशीन लर्निंग, बिग डेटा पे मशीन लर्निंग करनी है। उसमें आप ऑब्वियसली स्पार्क के बगैर तो हडूप चलता नहीं है। हडूप पे आपने जो भी काम करना है या तो आप वो स्पार्क के थ्रू करवाते हैं या मैप रिड्यूस के थ्रू करवाते हैं। आजकल तो स्पार्क हमारा स्टैंडर्ड बन गया है, तो हडूप चलाया, हडूप के ऊपर स्पार्क चला दिया, सारी प्रोसेसिंग स्पार्क से करवा दी। लेकिन स्पार्क स्ट्रीमिंग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पर आप दूसरे स्पार्क के जो दूसरे डेटा सेट्स वगैरह हैं और डेटा फ्रेम्स हैं उस पर जैसे नॉर्मल स्पार्क की क्वेरीज प्रोसेसिंग होती है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, मशीन लर्निंग कर सकते हैं एमएल लिब, या अगर आप पूरा का पूरा मैप रिड्यूस इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रोसेसिंग के लिए तो मैप रिड्यूस इस्तेमाल कर लें। उसमें आपको वो मैप और रिड्यूस के थ्रू सारा काम करवाना पड़ेगा, आपको स्पार्क के इंटरनल सिस्टम में जाने की जरूरत नहीं है। सही है।